तो चलो ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले चलो, राउटिंग में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, रवि जी बताएंगे। दोनों सहयोग से बताएंगे, रविंद्र जी और रवि जी, ठीक है। स्टैटिक राउटिंग हो गया अपना, ठीक। ठीक है, डायनेमिक भी हो गया अपना। डायनेमिक में कितने कितने हमारे पास प्रोटोकॉल्स होती है, नाम बता दो सिर्फ। आईजीपी के अंदर मुझे ये बताना कि रिप, ठीक है, ठीक है, और IS ने करी, हमने ये तीनों करी हुई है ना। चलो, और राउटिंग खत्म हो गई? नहीं, राउटिंग तो यही थी मेन चीज। अब उसके सब पार्ट्स है कि जो आपको आगे पढ़ रहे थे। आपने HSRP पढ़ा था, मल्टीपल राउटर लगाते हैं, और स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। DHCP पढ़ा अपन ने, ठीक है ना। ACL कर लिया, दोनों कर लिए, स्टैंडर्ड और कुछ, ठीक है, और कुछ, ठीक है। तो आज जो आपका टॉपिक है दैट इज DNS, जो आपकी बकेट लिस्ट में वापस ऐड हो रहा है, DNS, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। किसी को पता है DNS? चलो, DNS से पहले DHCP क्या करता है, थोड़ा ये बता दो मुझे। DHCP की फुल फॉर्म से शुरू कर दो। अब बहुत बढ़िया, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, सही बोला आंसर। क्या काम करता है रवि जी? क्या 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 कॉन्फ़िगरेशन करवाता है? कुछ कुछ भी नहीं, सोचो क्या करता है। कॉपी में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, देखो। DNS, ये सब आपके ऑटोमेटिकली आपके नेटवर्क में। अरे DHCP का काम क्या होता है, आपकी कंपनी के अंदर एक DNS सर्वर, DHCP का सर्वर होगा। हर बंदा आके आईपी मांगता है क्या नेटवर्क में जुड़ने के लिए आपसे? आप यहाँ वाईफाई यूज करते हो, हर बार आईपी डालते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक DHCP सर्वर होगा, वो आईपी डिस्ट्रीब्यूट करता है। जो भी लोग हमारे नेटवर्क से जुड़ता है वो ऑटोमेटिकली आईपी दे देता है। तो DHCP सर्वर होना जरूरी है। प्लस आपको बताना पड़ेगा उसके अंदर की कौन सा हमारा नेटवर्क है, क्या डिफॉल्ट गेटवे की आईपी है, क्या DNS है, ताकि वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दे। आपको मैन्युअली जाके हर एक कंप्यूटर में आईपी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो DHCP में हम क्या बताते हैं, हर कंप्यूटर को अपना अपना यूनिक आईपी एड्रेस मिल जाता है, सबनेट मास्क मिल जाता है DHCP में, डिफॉल्ट गेटवे पता चल जाता है पूरे नेटवर्क का क्या है, कॉमन डिफॉल्ट गेटवे होता है, और DNS भी देता है ये। अब ये DNS क्या काम करता है ये जानेंगे आज, ठीक है। तो DHCP भी इंपॉर्टेंट सर्विस है, DNS भी इंपॉर्टेंट सर्विस है। सारी इंपॉर्टेंट सर्विस है जो मोस्टली कॉमन आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यू है। DHCP का काम करता है। DNS क्या है? आईपी एड्रेस क्यों इंपॉर्टेंट है? फंडामेंटल है, बेसिक। फिर राउटिंग में मजा आएगा पूछने में, OSPF क्या काम करता है, कैसे करता है। पहले फंडामेंटल तो जान लेते हैं, ठीक है। तो आज ऐसे ही डोमेन नेम सिस्टम। तो मुझे एक चीज बताओ, डोमेन नेम सिस्टम से पहले क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, टॉपिक आपका क्या है? DNS। अरे आपके फोन में कितने कॉन्टेक्ट होंगे रविंद्र जी? लगभग लगभग बता दो। 50, 100, 150? सर इतने ही है। 300 400 है इनके पास फोन पे, 300 400 कॉन्टैक्ट नंबर है। सर हर एक नंबर याद है आपको? फिर कैसे आप फोन मिला लेते हो बंदों को? नाम सेव किया बस ने। चलो ठीक है। तो आपने नाम क्यों सेव करते हैं कुछ, आपके हिसाब से सर हम नाम क्यों सेव करते हैं? अगर हम नाम सेव ना करें, नंबर याद रख लोगे इतने सारे? चलो आपने नंबर डाल ही दिए, तो पता है इतने नंबर तो हमें ध्यान रहता है कि भाई ये नंबर किसका है, वो नंबर किसका है ना। कंफ्यूजन तो हो जाती है, बिल्कुल। अब जैसे आप लोगों के फोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट है आपकी, जिसमें आपने नाम और नाम के आगे उस बंदे का नंबर लिखा हुआ है कि ये सुमित सर है, तो सुमित सर का नंबर ये है। अब सुमित सर का नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुमित सर का नाम से ही नंबर पता चल जाता है। ये हमारे फोन का फीचर है। ऐसे ही सर आपको पता है, आप नेटवर्क से कोई भी बंदा जुड़े, कोई भी सर्वर जुड़े, उसको आईपी एड्रेस देना पड़ता है, और उस तक डेटा पहुंचाना है तो हम उस आईपी एड्रेस को ही डेटा भेजते हैं। मानते हो? आईपी एड्रेस क्या है? एक तरीके से हमारा फोन नंबर, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। और अब सर दुनिया में इतने सारे वेबसाइट, फेसबुक भी एक फेसबुक की सर्विस भी किसी सर्वर पे चल रही होगी,
ऐसे ही आपकी क्या बोलते हैं यूट्यूब है, कोई एसएससी की वेबसाइट है, एनएस3 की वेबसाइट है, ये सारी एक सर्वर पे चल रही है। वो चल रही होगी तो उस सर्वर को एक आईपी मिलेगी। ठीक है, आप लोग क्या facebook.com पे आईपी सर्च करते हो या नाम सर्च करते हो सिर्फ? तो सर एक तरीके से डीएनएस देखना, आप नाम सेव करते हो। और यार तो कोई, सर मुझे एक चीज बताओ, तो ये क्या facebook.com डालोगे तो वो नंबर मिल जाएगा उसका? नहीं। अरे मुझे एक चीज बताओ, आप किसी भी सुमित को फोन कर दोगे तो सुमित के पास फोन आ जाएगा? बताना पड़ेगा ना कि सुमित सर का नाम और उनका नंबर ये है ना? कुछ ना कुछ पहचान तो होनी पड़ेगी। तो ऐसे ही हमारे पास एक सर्वर होता है, एक सर्वर बनाते हैं हम, मतलब कि एक मशीन है, उसमें हमने डीएनएस की सर्विस चला रखी है। डीएनएस क्या करता है, इसके अंदर ना डेटाबेस होता है बहुत सारा, कि भाई फेसबुक का आईपी एड्रेस ये है, एग्जांपल ले रहा हूँ 11.0.1, यूट्यूब का आईपी एड्रेस 33.0.0.10, एग्जांपल ले रहा हूँ आईपी एड्रेस, ठीक है? ऐसी एसएससी की वेबसाइट का आईपी एड्रेस ये है। तो आप अब देखना, समझिएगा। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट हमारा, आपने सुना गूगल? सर गूगल ने भी एक सर्वर बना रखा है, डीएनएस सर्वर। उसके अंदर जितनी भी वेबसाइट्स हैं, सारी तो नहीं बोलूंगा बट अधिकतर, लगभग लगभग सारी वेबसाइट्स की आईपी एड्रेस है, जितनी भी उस डेटाबेस के अंदर होंगी, यानी डीएनएस सर्वर को पता होंगी। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास आप देखोगे ना, हमारे डीएनएस सर्वर लोग कॉमनली 8.8.8 लिखते हैं। ऐसा आप लोगों घर में आपका डीएनएस सर्वर देखना 8.8.8 ही होगा। ठीक है, कुछ कंपनियां क्या करती, अब देखो क्या होता है, ऐसे ही इंटरनेट से R3 और, समझिएगा एग्जाम्पल, ये है यूट्यूब जहां पर चल रहा है, जिस मशीन पे चल रहा है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है? तो होता है क्या, आप पहली बार अपने नेट से कनेक्ट हुआ, पहली बार मानता हूं मैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम आप इंटरनेट से कनेक्ट हुआ, आप क्या करते हो, आप वेब ब्राउजर की मदद से क्या सर्च करते हो, facebook.com, जैसे हमने क्या किया, वेब वेब ब्राउजर गए, फेसबुक सर्च किया, मतलब कि ये देखिए ऊपर देखो fb.com सर्च किया मैंने, तुरंत वो पेज खुल गया। ये कैसे खुल पाया, अभी समझना। आपको लग रहा होगा सीधा आपकी रिक्वेस्ट गई होगी इंटरनेट से होते होते facebook.com के पास, वहां से रिप्लाई आ गया, है ना? बट मैंने क्या सर्च किया था, facebook.com, मैंने कोई आईपी एड्रेस नहीं माना था। अब मेरे कंप्यूटर को कैसे पता कि facebook.com का आईपी एड्रेस क्या है? नहीं पता होगा। डीएनएस, डीएनएस की मदद से पता चला। हुआ क्या, अब समझना। सबसे पहले पता है क्या हुआ होगा गाइस, स्टोरी है, समझिएगा। डेटा facebook.com से जाने से पहले अगर मेरे को आईपी एड्रेस नहीं पता होता facebook.com का, तो हमारे पास, अब यहाँ पर देखो, ये मेरा वायरलेस लैन अडेप्टर है, मेरे को आईपी एड्रेस ये मिला हुआ है डीएचसीपी से, ठीक है? मेरा सबनेट मास्क ये है, मेरा डिफॉल्ट नेटवर्क का डिफॉल्ट गेटवे ये बना हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, 8.8.8, ये गूगल का डीएनएस सर्वर है, गूगल का। तो क्या हुआ, अब जब भी मैं कोई facebook.com ऐसी वेबसाइट सर्च करूंगा, कुछ भी जो गूगल की उसमें सर्वर पे होगी, तो मेरे को आईपी नहीं पता होती फर्स्ट टाइम पे। तो सबसे पहले डीएनएस की रिक्वेस्ट जाती है इंटरनेट पे होते होते 8.8.8, जो भी आपने डीएनएस सर्वर की आईपी डाल रखी होगी ना, उसके पास जाएगी रिक्वेस्ट। वो अपने यहाँ पर डेटाबेस में सर्च करता है कि facebook.com है, होगा, तो आपको रिप्लाई करेगा क्या, facebook.com की वेबसाइट का आईपी एड्रेस। ठीक है, अभी डीएनएस सर्वर के पास से मेरे को facebook.com की आईपी एड्रेस मिला। अब जाएगा डेटा, जब मेरे को आईपी मिल गया, अब जाएगा डेटा मेरे कंप्यूटर से होते हुए फेसबुक
facebook.com के या फिर youtube.com के पास, जो भी वेबसाइट कर रहा हो। तो डीएनएस सर्वर क्या कर रहा है हमारा एक तरीके से रविंद्र जी आपके हिसाब से, कि सर आपका कोई डोमेन नेम होगा, आपका कोई डोमेन नेम होगा तो उसकी आईपी रिजॉल्व करवाता है। क्या करता है, समझिएगा, बहुत सरल चीज है, ऐसे नॉर्मल लिख रहा हूँ। डीएनएस क्या करता है, कोई डोमेन नेम होगा, डोमेन नेम समझते हो, डोमेन नेम यानी facebook.com, youtube.com, ns3edu.com, डोमेन नेम होगा। इसकी आईपी हमें फाइंड आउट करके देता है। क्या फाइंड आउट कर देता है, ठीक है, आईपी एड्रेस, इसको बोलते हैं आईपी एड्रेस रिजॉल्व, आईपी एड्रेस रिजॉल्व करके देता है इसको। डीएनएस क्या करता है, आईपी एड्रेस रिजॉल्व करके देता है कि इस डोमेन नेम का यानी facebook.com का आईपी एड्रेस है 110.0.0.25, एग्जांपल ले रहा हूँ। youtube.com का है आईपी एड्रेस में ऐसे रफली लिख रहा हूँ गाइस एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो डोमेन नेम समझ में आया, डोमेन नेम क्या होते हैं और उनके पीछे की आईपी। तो आपके कंप्यूटर को पहले आईपी चाहिए, आपके कंप्यूटर को आईपी चाहिए, वो नहीं जानता। जो कल आप एक्सटेंडेड एसीएल में ब्लॉक कर रहे थे, याद है, डीएनएस की सर्विस ब्लॉक कर रहे थे, तो जब आप पिंग कर रहे थे R1 टाइप कर रहे थे, तो हमने डीएनएस सर्वर को बता रखा था कि भाई साहब R1 की आईपी ये है, कोई पिंग करे R1 को, कोई r1.com डाले, कुछ भी डाले, तो वो R1 के पास जाना चाहिए डेटा, अगर उसका आईपी एड्रेस हमारे डीएनएस सर्वर पे होगा तो। जिसका फोन नंबर आपके फोन लिस्ट में, उसी को तो फोन कर पाते हो। वही वाली बात है, जिसका नहीं होगा फिर उसको नहीं कर पाओगे। उसका नाम पता है, आप बोलोगे यार सुशील को फोन करना है फॉर एग्जाम्पल, अब सुशील का कोई कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं है आपके उस पे, फोन बुक में सुशील को फोन करना है बट उसका तो नंबर ही सेव नहीं है, तो फोन कर पाते हो उसे, नहीं सर। यार ऐसे ही जिसका नंबर आपके फोन में होगा उसके नाम के सहित, उसी को तो फोन कर पाओगे, वही काम है। तो ऐसे ही एक तरीके से हमारी कॉन्टैक्ट बुक है इंटरनेट की, कौन, डीएनएस सर्वर। कौन है एक तरीके से, डीएनएस सर्वर क्या है हमारी, कॉन्टैक्ट बुक है हमारी इंटरनेट की। ये तो गूगल का डीएनएस सर्वर है, सर आपकी कंपनी अपना भी डीएनएस सर्वर बना सकती है खुद का, ठीक है। क्या करना है बस, अपने नेटवर्क में लिख लीजिए पॉइंट। लिख लीजिए। इसी तरीके से सर आप अपने नेटवर्क पे भी डीएनएस सर्वर लगा सकते हो, यानी मैंने अपनी कंपनी में डीएनएस सर्वर लगा दिया एक खुद का, और मैंने अपने कंप्यूटर को अब गूगल के डीएनएस सर्वर की आईपी डाली, मैंने इसी की सर्वर की आईपी डाली हुई है, और मैंने यहाँ पर 3-4 पीसी लगा रखे हैं, PC1, PC2, ऐसे करके, ठीक है। तो मैंने डीएनएस सर्वर में बोल दिया कि भाई पीसी, मैंने डाल दी PC2 की आईपी ये है 11.0.0.1, PC1 की आईपी है 11.0.0.2। तो अगर मैं अपने नेटवर्क में भेजना है तो हर एक की आईपी तो पता नहीं होती, हाँ ये पता होता है कि ये PC1 है, PC2 है, PC3, इस तरीके से हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं पिंग करूंगा PC1 को, तो आपके कंप्यूटर को पता नहीं PC1 है क्या, तो वो देखते हैं डीएनएस सर्वर की आईपी डाल रखी है आपने अपने कंप्यूटर में, इस कंप्यूटर में, यस सर डाली हुई है। तो फिर वो क्या करेगा, सबसे पहले डीएनएस की रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई साहब मुझे आईपी बताओ, फिर वो आईपी बताता है PC1 की, फिर ये वाला पीसी एक्चुअल में डेटा भेजेगा PC1 के पास। तो हर हमेशा आईपी चाहिए होती है, तो हमें डोमेन, जैसे नाम बता रहा है, डोमेन नेम सिस्टम, ऐसा सिस्टम है जहां पर डोमेन नेम के साथ आईपी एड्रेस मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट बुक है इंटरनेट की, एक इंटरनेट की बोल सकते हो, अपने नेटवर्क की भी बोल सकते हो, कि नेटवर्क में जैसे हमारे पीसी है यहाँ पर PC1, PC2, PC3, अब मैं अगर मुझे पिंग करना है तो मैंने डीएनएस सर्वर बना रखा है NS3edu के अंदर, एक मानता हूँ एग्जांपल, ठीक है। तो जितने भी मेरे एंड होस्ट होंगे मैं सब में बताऊंगा डीएनएस सर्वर कौन है आपका, जो मैंने आईपी दे रखी है डीएनएस सर्वर को अपने नेटवर्क के अंदर। 8.8.8 जरूरी नहीं है बट कॉमनली 8.8 लोग यूज करते हैं, ऐसे facebook.com, इन सब चीजों को फाइंड करने के लिए, ठीक है। वो एक बहुत बड़ी कॉन्टैक्ट लिस्ट है। हाँ उसको PC1, PC2 के बारे में नहीं पता होगा यार, क्योंकि आपको उसका आपको एक्सेस नहीं है ना डीएनएस सर्वर का, उसमें आईपी पाईपी डालने का, नाम वाम सेव करने को, उसमें आपको नहीं है, ठीक है।
क्लियर रविंद्र जी? कोई छोटा सा भी डाउट पूछ सकते हो रवि जी। ठीक है, स्टार्ट करें डीएनएस पे ढंग से। जो पीडीएफ पढ़ा रही है, देखते क्या पढ़ा रही है पीडीएफ आप लोगों को। डन है। टॉपिक था हमारा डोमेन नेम सिस्टम, आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्टेक्ट लिस्ट है। पर्पस क्या होता है डीएनएस का? डीएनएस की फुल फॉर्म सबसे पहले लिख लिए, डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। इसकी मदद से क्या कर पाते हो? यूज्ड टू रिजॉल्व ह्यूमन रीडेबल नेम इनटू आईपी एड्रेस। ह्यूमन रीडेबल नेम यानी facebook.com, youtube.com, ये तो ह्यूमन रीडेबल है ना। इंसानों को भाई नंबर याद नहीं होते, आप खुद पूछ लो। आपके 10 बेस्ट फ्रेंड है, 10 में से 3 के ही नंबर याद होंगे जिनको कॉमनली मिल रहा, बाकी 7 के नंबर याद नहीं होंगे। चाहे कितने के अच्छे दोस्त हो, नंबर याद करते ही नहीं इंसान। और नंबर याद होते भी नहीं इतने, यार कितने याद कर लोगे? 300 नंबर याद कर लेंगे रविंद्र जी? बोले सर नंबर याद करता रहूंगा, जीवन में कमाऊंगा भी, है ना। तो वही वाली बात है। तो मशीन सच एज पीसी ये यूज नहीं करती नाम वाम, इनको इनको नहीं पता नाम। ये क्या यूज करती है नेटवर्क में जुड़ने के लिए? आईपी वर्जन 4 का या आईपी वर्जन 6 का। ठीक है। नेम्स जो होते हैं आसान होते हैं याद करने के लिए, रेदर देन द आईपी एड्रेस। ठीक है। तो जैसे अगर मैं पूछूं भाई आपको youtube.com देखना है, अगर सोचो डोमेन नेम नहीं होता तो फिर आपको, अगर ये डोमेन डीएनएस नहीं होता तो आपको क्या क्या अगर डीएनएस सर्वर नहीं होता तो फिर कैसे आप youtube.com खोलते? फिर आईपी पता होनी चाहिए थी ना। बिना आईपी के तो खोल ही नहीं पाओगे यार। बिल्कुल। तो जब भी आप टाइप करते हो youtube.com इनटू वेब ब्राउजर, योर डिवाइस आस्क डीएनएस सर्वर फॉर द आईपी एड्रेस ऑफ youtube.com। जब भी आप youtube.com खोलते हो, अगर आपके डिवाइस को आईपी पता है तो वो डायरेक्टली भेज देता है। नहीं पता तो सबसे पहले कहाँ भेजेगा? डीएनएस सर्वर के पास आईपी मांग के आएगा, भाई साहब youtube.com की आईपी दो। फिर जब वो आईपी मिल जाएगी आपके कंप्यूटर में, रिक्वेस्ट मिल जाएगी, फिर आपका कंप्यूटर डेटा भेजेगा youtube.com के पास। फर्स्ट टाइम पे आपको किसी भी वेबसाइट खोलते हो तो उसकी आईपी नहीं पता होती। जब एक बार आईपी मिल जाती है तो आपका कंप्यूटर एक डीएनएस कैश मेमोरी होता है, वहां पर वो स्टोर रखता है कुछ टाइम के लिए। परमानेंट नहीं होती, कुछ टाइम के लिए। कि बार बार अगर 15 मिनट बाद आपको वापस youtube.com देखना पड़ जाए तो डीएनएस के पास वापस रिक्वेस्ट ना जाए, वो सीधा आईपी सेव है उसमें थोड़ी देर के लिए, तुरंत आईपी ढूंढ ली, अच्छा यूट्यूब की आईपी ये पड़ी है हमारे पास, ठीक है, सीधा youtube.com के पास डेटा भेजो। डन है रविंद्र जी? ये पॉइंट लिख रहे हो साइड बाय साइड, लिखते रहिए। और या तो डीएनएस सर्वर आपको मैन्युअली बनाना पड़ता है, या तो हम कैसे बताते हैं? विद द हेल्प ऑफ डीएचसीपी में। ये एक डीएनएस की बता दोगे भाई, डीएनएस क्या है हमारा? 8.8.8 या फिर जो भी आपने नेटवर्क में बना रखा है। ये पॉइंट लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज में, या फिर एज इट इज लिख लो। फिर एक डायग्राम बनानी है, वो डायग्राम भी बनानी होती है। ये डायग्राम समझ पा रहे हो? ये क्या हमारा अपना नेटवर्क है और गूगल का डीएनएस सर्वर है 8.8.8 परमानेंट है ये अभी कुछ टाइम के लिए, जब तक गूगल कुछ चेंज न करे आईपी। डीएनएस सर्वर की, ये डीएनएस सर्वर तक पहुंचाने की आईपी, यानी डीएनएस सर्वर जहां पर भी चल रहा है उसकी आईपी क्या है? 8.8.8। ठीक है।
ठीक है। अब कुछ कमांड्स है जो आपको पता होनी चाहिए और अपनी लैंग्वेज में, अरे लिख लो, बनाना बना लो। ठीक है, बना लिया। अब बताओ कुछ कमांड्स जो आप लोगों को और पता होनी चाहिए अपने कंप्यूटर के लिए, नेटवर्किंग से भी और हर चीज से रिलेटेड है, ठीक है। एक कमांड आप लोगों ने यूज करी होगी बहुत बार, आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल। क्या करती है ये? हमारे कंप्यूटर पे चलाते हैं, जैसे मैंने अभी अपनी आईपी फाइंड करनी है तो सीधा ये कमांड चलाऊंगा कमांड कमांड लाइन पे अपने, ठीक है। तो मेरे को आईपी, मेरे वायरलेस में जो आईपी मिली, अगर मैं वायर्ड से कनेक्टेड हूँ तो बहुत सारी चीजें बताता है, ठीक है। इस चीज से मुझे आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, लीज टाइम अगर डीएचसीपी से मिल रही है, डिफॉल्ट गेटवे क्या है, डीएचसीपी सर्वर क्या है, डीएचसीपी का वर्जन 6 क्या है, बहुत सारी चीजें मिल जाती है, ठीक है। एक और कमांड है इसके बाद, देखो कौन सी कमांड है, एनएस लुकअप google.com। इस कमांड से अब अगर आपको किसी वेबसाइट की आईपी फाइंड करनी है तो वेब कमांड क्या होती है, एनएस लुकअप। अब देखो google.com सर्च किया तो यहाँ पर क्या आया, देखो पहले देखो, सबसे पहले एनएस लुकअप गया होगा हमारे डीएनएस के पास, ठीक है, रिक्वेस्ट, इसने देखा google.com की क्या आईपी है, इसने बताया गूगल डीएनएस सर्वर जो तुमने गूगल का डाला हुआ है उससे आईपी क्या आ रही है हमारी google.com की। तो ये आईपी मिली, ठीक है। ऐसी बताओ कौन सी वेबसाइट की आईपी देखनी है। ठीक है, अब बताओ किसकी देखनी है। क्या कमांड है ये आईपी फाइंड करने की, एनएस लुकअप फिर स्पेस फिर google.com, जिसका भी लिखना है उसका, ठीक है। कमांड लिखते रहिएगा। बोल रहे सर आपने तो हैकिंग सिखा दी, अरे हैकिंग वैकिंग नहीं है भाई, ये बहुत बेसिक चीज है। आईपी बताना, अब देखो ऐसे आईपी लिखती है, एनएस लुकअप से आपकी डीएनएस के पास रिक्वेस्ट जा रही है, वो आईपी लेके आ रहा है इन वेबसाइट्स की, सिर्फ आईपी आईपी। तो जितनी भी मैंने आईपी सर्च मार ली, मेरे कंप्यूटर में डीएनएस कैश मेमोरी होगी, उसके अंदर वो स्टोर हो जाती है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। डन है। तो ऐसे ही कमांड्स आपको याद रखनी है। और अब देखो, एक है यानी कमांड तो सर हमने बता दी, अभी दूसरी कमांड क्या बता रही है, क्या लिखा हुआ है, आईपी कॉन्फिग स्लैश डिस्प्ले डीएनएस। इससे पता चल जाएगा मेरे जो डीएनएस की कैश मेमोरी मैंने बताई थी ना, मेरा कंप्यूटर डीएनएस से आईपी लेके आता है, फिर कुछ टाइम के लिए मेरे कंप्यूटर में स्टोर करता है, कहाँ करता है, डीएनएस की कैश मेमोरी, डीएनएस की कैश कैश मेमोरी में, ठीक है। तो देखो अगर आपको देखने कौन कौन से रिकॉर्ड आपके डीएनएस कैश मेमोरी में स्टोर्ड है, कमांड क्या होती है, आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश डिस्प्ले डीएनएस। क्या कमांड थी, आईपी कॉन्फिग स्लैश डिस्प्ले। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये सारे रिकॉर्ड्स लेके आ रहा है कि ये वेबसाइट थी, तुमने ये सर्च किया था, उसका आईपी एड्रेस ये है, ये वेबसाइट थी कोई, उसका वेबसाइट, उसका ये यहाँ पर ये है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें लेके आ रहा है, ये वेबसाइट थी उसका आईपी एड्रेस,
जो मेरे कंप्यूटर में मैंने जो वेबसाइट्स खोली होंगी, जो चल रही होंगी, जिनकी भी आईपी मांगी होगी मेरे कंप्यूटर डीएनएस से, वो सारे सर्वर्स की आईपी यहाँ पर आ रही है। सर्वर का नाम, आईपी। ठीक है, क्लियर है। अब मुझे ये अपनी कैश मेमोरी डिलीट करनी है। अगर आप बोल रहे हो कि अगर आपको ये जो कैश मेमोरी थी उसको उड़ाना है, तो क्या कमांड होती है? देखो अभी जो मैंने ऊपर वाली कमांड डाली थी, बहुत सारी आईपी आ रही थी नाम के साथ उनके। मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ फ्लश डीएनएस। ठीक है, तो इसने क्या बोला? इसने सक्सेसफुली फ्लश, समझते हो फ्लश क्या होता है? सारे के सारे हमने क्या कर दिए, डिलीट कर दिए डीएनएस। तो अगर मैं अभी देखो आईपी कॉन्फ़िग डिस्प्ले डीएनएस डालूंगा, तो देखो जो मेरी मेन मेन वेबसाइट थी वो सारी उड़ गई, बट करंट टाइम पे भी मेरा कंप्यूटर बैकग्राउंड में कम्युनिकेट कर रहा होगा कहीं ना कहीं, तो उनकी आईपी तो वापस मांगी होगी, तो वो दिखा रहा है, देख लो। ठीक है, कोई आईपी नहीं है, बस बेसिक चीज है यहाँ पर। क्लियर है? तो ये कमांड्स आपको, सर ये आप थोड़ा सर्च करना है, एक फिक्स टाइम में कोई याद नहीं है अभी, टू बी ऑनेस्ट। एक बार आप सर्च करना है कि डीएनएस मेमोरी में कितने टाइम रहती है। परमानेंट नहीं होती, इट इज अप टू लाइक एक हफ्ते भी रह सकती है, 24 घंटे भी, 18 घंटे भी, टाइम अकॉर्डिंग टू दैट होता है वो। ठीक है, तो एक बार ये सर्च करना कि डीएनएस मेमोरी में, या आप एज अ रिसर्च के लिए कर सकते हो क्या डीएनएस सर ने कुछ चीज बताई, कैश मेमोरी बता दी, एक बार इसका टाइमर भी देख लेंगे अपन। कर सकते हैं, करेंगे आज। रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो एक हमारे पास ना कहीं से टूल होता है, तो भाई नेटवर्क तो बना दिए, उसके बाद में टूल्स भी बना रखे थे। टूल या टूल किट क्या काम करती है आपके हिसाब से? नॉर्मली बोल रहा हूँ, ये शीशे में से परे हटके है, गाड़ी में टूल किट होती है अपने पास, क्यों होती है? अरे बिल्कुल, क्योंकि टायर पंचर हो जाए तो भाई टूल किट निकाला, अपना खोला, पाना खोल के अपना टायर निकाल के दिया कि भाई आप उसमें चीजें देख सकते हो, कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, समझ सकते हो। सर ऐसे ही ना बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे नेटवर्किंग के भी टूल्स हैं, आपको सॉफ्टवेयर को चेक करना है उसके भी टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं। विंडो के वो क्रैक करने के भी टूल होते हैं, कोई व्हाट्सएप का हैक निकालने के भी टूल होते हैं। लोग बोलते हैं, बट ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई फर्जी भी होते हैं अधिकतर। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, एक हमारे पास ऐसे ही एक टूल है, वायर शार्क। सर आप लोग भी अपने कंप्यूटर में डाल सकते हो, ये चलाना आना चाहिए। शीशे ने में चलाना सिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये अलग टूल है। टूल चलाना नहीं सिखाते हम यहाँ पर, ठीक है। पर आपको बताना जरूर चाहेंगे कि भाई टूल है, इसमें चलाने वाली बात ही नहीं है। अब देखो मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ नेटवर्क में, तो देखो मेरे वाईफाई का जितना भी मेरे कंप्यूटर ट्रैफिक जा रहा होगा या आ रहा होगा ना, सारी डिटेल बताएगा। देखो ये रियल टाइम पे आप देख रहे हो ना, अपडेट हो रहा है ऊपर, बड़े जा रहे हैं, बड़े जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, मेरा कंप्यूटर डाटा भेज रहा होगा या ला रहा होगा, देखो मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, बट बैकग्राउंड मेरा कंप्यूटर कम्युनिकेट कर रहा है किसी सर्वर से। तभी यहाँ पर ये पैकेट जा रहे हैं, पैकेट आ रहे हैं, मैं किसी एक को पैकेट को पकड़ भी सकता हूँ। देखो मैंने स्टॉप किया, और एक काम करते हैं, 2 मिनट को। तो यहाँ पर देखो कि मैं किसी भी पैकेट को पकड़ता हूँ, मेरी आईपी ये है 192.168.2.2.5। नहीं यकीन, आईपी कन्फिग, मेरी आईपी क्या है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखो तो यहाँ पर क्या बता रहा है, अगर आप देख पाओ, नंबर बता रहा है कौन सा पैकेट कैप्चर हो रहा है, इतने ये सारे सीक्वेंस से पैकेट कैप्चर होने के जितने भी कैप्चर हो रहे हैं। ठीक है, टाइम बता रहा है इतने टाइम पे हुआ है, इतने सेकंड में हुआ है। सोर्स यानी जो पैकेट में जो भी पैकेट भेज रहा है उसका नाम बता रहा है, चाहे मैं भेजूं या मेरे पास कहीं से आ रहा हो, उसकी आईपी बताएगा। जो जो पैकेट का सोर्स होगा उसके बारे में बताया। डेस्टिनेशन क्या आती है, तो मेरा सोर्स क्या दिखा रहा है, मेरा कंप्यूटर, यानी मेरा कंप्यूटर कुछ भेज रहा था इस डेस्टिनेशन पे। ठीक है, इस डेस्टिनेशन में भेजा, अगर मैं चाहूँ तो कैप्चर भी। प्रोटोकॉल कौन सी है, स्टन। बहुत सारी प्रोटोकॉल होती है, आप समझ पाओगे। देखो मैं स्क्रॉल करूंगा तो आपको देखो कहीं टीसीपी यूडीपी भी दिखेगा। चलो देखो, ठीक है, तो वो वापस रियल टाइम में कैप्चर कर रहा है। एक काम करते हैं, वेबसाइट खोलते हैं कोई, इसी को रिलोड करते हैं। देखो अभी आया था बस। हैं?
तो देखो ये टीसीपी का पैकेट है, देखो इस पैकेट को खोलूंगा मैं, तो वही जो चीज मैंने आपको एप्लीकेशन सॉफ्ट बताई थी ना, देखो इसने क्या बताया गाइस, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। ट्रांसमिशन सबसे पहले हमारा कौन सी लेयर आती है, लेयर 4। ट्रांसमिशन, इसने बोला ट्रांसपोर्ट लेयर होती है ना, तो उसमें कौन सी प्रोटोकॉल चल रही थी, ट्रांस चल रही थी। जो भेज रहा था उसका पोर्ट नंबर देख रहे हो, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, यानी किसी वेबसाइट को एक्सेस गई है, रिक्वेस्ट गई है, ठीक है। सीक्वेंस नंबर क्या है पैकेट का, 58। एक्नॉलेज क्या है, 47। लेंथ क्या है, 0 दिखा रहा है। अब मैं इसको भी खोल सकता हूँ और इन डेप्थ नॉलेज, देखो देखो जब मैं इसे खोलूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर और बताएगा सोर्स और इन डेप्थ नॉलेज बताएगा, ठीक है। तो उसमें मैं पढ़ सकता हूँ कि कौन कौन से फ्लैग थे, जो हेडर थे ना गाइस, ये सारे वही हेडर है। अगर आप ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर खोलोगे, मैंने पढ़ाया था आपको हेडर, तो देखोगे ये सारी चीजें वही दिखेगी अधिकतर, ठीक है। ऐसे उसके बाद कौन सी लेयर आती है हमारे पास, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद नेटवर्क लेयर। तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 कौन सा लेयर का प्रोटोकॉल है, नेटवर्क लेयर का। आईपी प्रोटोकॉल हमारे नेटवर्क लेयर का होता है। तो यहाँ ये बताता है कौन भेज रहा है उसकी आईपी, कहाँ जाना है उसकी आईपी, देखो टीटीएल प्रोटोकॉल कौन सा है, और बहुत सारी चीजें भी बता रहा है, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ठीक है। जो हेडर मैंने आपको पढ़ाया था वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, बट आप अब यहाँ पर आप रियल टाइम पे देख पा रहे हो कि क्या क्या चीजें ऐड हो रही हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे डेटा लिंक लेयर में जो हेडर ऐड हो रहा है वो देखो ये रहा, ठीक है। डेस्टिनेशन ये 40 गेट की हमारी 40 नेट की फायर वॉल है, उसके पास गया है डेटा, उसका मैक एड्रेस बता दिया। सोर्स जो मेरा कंप्यूटर था, मेरा कंप्यूटर का मैक एड्रेस बता दिया, ठीक है। तो ऐसे, और ये रहा आखिरी का आपका फ्रेम, और ये आपका डेटा जो आपको समझ नहीं आ रहा है कि सर क्या भेज रहे हो, समझ में आ रहा है ये, यानी इनक्रिप्टेड है ये। अगर ये HTTP होता, यानी सिक्योर नहीं होता, HTTPS नहीं होता पोर्ट नंबर 80 में, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते थे कि भाई कौन भेज रहा है, क्या भेज रहा है, डेटा आप यहाँ पर क्लियर टेक्स्ट में पढ़ सकते हो। तो एक बार सर्च करना कि भाई TCP का क्या बोलते हैं, HTTP का हमारा पैकेट कैप्चर वायर शार्क क्या दिखाओ, थोड़ा सर्च करो कि कैसे दिखता है, क्या हम डेटा पा सकते हैं। और सर दिखता है क्लियर टेक्स्ट में, यहाँ पर तो आपको समझ ना, क्यू डॉट 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 पी, फिर क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ आ रहा है आपको, यही डेटा है सर, यही डेटा इंटरनेट पे जा रहा है। फिर जो सामने वाला कंप्यूटर है इसको क्या करता है, डिक्रिप्ट करता है, जो ओरिजिनल फॉर्म होती है। कॉपी करके अब पढ़ लो, आपको पता ही नहीं कि, अब यार बात ये ना कि ताला हमारे, ताले तो ताले होते हैं, सबकी चाबी अलग अलग होती है ना, मानते नहीं मानते। जब चाबी है हमारे पास, ताला में खोल देंगे खुल जाएगा, जिस ताले से बंद होती चाबी उस ताले से खुलती भी है। वैसे ही जिस तरीके से आपने इनक्रिप्ट किया उसी तरीके से डिक्रिप्ट भी करना पड़ेगा, आपको पता ही नहीं किस तरीके से इनक्रिप्ट किया है, फाइंड आउट करना पड़ेगा, तरीके लगेंगे, सब चीजें हो जाती हैं यार। हर चीज पॉसिबल है, इंसानों ने कंप्यूटर बना दिया है, इंसानों ने कंप्यूटर बना दिया है। तो अब सोच लो, आविष्कार से कम नहीं है, बैठे बैठे हम क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे मैं कहीं भी पहुंच सकता हूँ, बैठे बैठे इंटरनेट में, मतलब मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अपने मोबाइल फोन से मैं चाहूँ तो मैं अभी लंदन भी घूम सकता हूँ, गूगल मैप में चले जाऊँ, वहां के किसी लाइव कैमरे को एक्सेस कर सकता हूँ। और तरीके पता होगा तो, आईपी पता होगी उस कैमरे की, तो डन है रविंद्र जी, बहुत चीजें। तो ये एक टूल है हमारा, क्या, पैकेट कैप्चर टूल, नाम लिख दो टॉपिक ऊपर, अगर कॉपी का आखिरी में लिख लो, लिखना है तो ये टूल्स के नाम, कि भाई एक टूल है, इसका नाम क्या है, वायर शार्क। ये क्या काम करता है, देखो स्टार्टिंग में सबको कठिनाई होती है, क ख ग च छ ज पढ़ने में हमें बहुत कठिनाई हुई है, रोते रोते पढ़े हम वो, अब बोलने में शर्मा नहीं रहे। तो वैसे ही आपको ये टूल भी अटपटा लग सकता है, बट जब आप इसमें बैठ जाओगे, समझ लोगे, तो ये भी आपको सरल लगेगा, 100% सरल लगेगा ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऐसे ही ना, यहाँ पर अब मैं थोड़ा जूम इन करके दिखा रहा हूँ, आई होप आपको विजिबल होगा। ये पैकेट कैप्चर की एक स्क्रीनशॉट सेंड यहाँ पर खींचा हुआ है। तो यहाँ पर वही बता रहा है, जो सीक्वेंस नंबर था, यानी जो पैकेट कैप्चर हो उसका नंबर 80810, ये वही है कि पहला पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट जो कैप्चर कर पा रहा है, उनके सीक्वेंस नंबर में लिख दिए, टाइम लिख दिया, इतने बजे कैप्चर हुआ। कौन भेज रहा था, ये पीसी भेज रहा था, ये मेरे कंप्यूटर की आईपी नहीं है, जिसने भी जब भी ये स्क्रीनशॉट खींचा है उसकी है, ठीक है। किसके लिए भेज रहा था, डेस्टिनेशन क्या है यहाँ पर, यानी इस पीसी ने एक डीएनएस सर्वर के पास एक मैसेज भेजा होगा। प्रोटोकॉल कौन सी चल रही थी पीछे,
डीएनएस आपको 8.88 समझ में आ गया? 8.8.8 है क्या गूगल का? तो प्रोटोकॉल क्या चल रही होगी पीछे? डीएनएस की ही चल रही होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो इसने कुछ एक मैसेज भेजा, स्टैंडर्ड क्वेरी है, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर बताया इसने, आगे लिख दिया ए लिखा, फिर आगे youtube.com लिख दिया। इसका मतलब हमारे जो भी ये सोर्स था, इसने बोला होगा डीएनएस सर्वर को, भाई साहब मेरे को आईपी वर्जन 4 बताओ youtube.com का, कि आईपी बताओ जो आईपी वर्जन 4 में है, ठीक है। अब देखना गाइस, देखिएगा यहाँ पर। अब बताइए रविंद्र जी, सोर्स क्या है यहाँ पर लिखा हुआ? यानी जो पैकेट कैप्चर हुआ उस पैकेट में सोर्स कौन था? 8.8, जो मेरे कंप्यूटर में आ रहा होगा। यानी डीएनएस सर्वर ने रिप्लाई किया, किसको रिप्लाई किया? जो भी सोर्स था पहले, ठीक है, उसको डीएनएस की, और रिप्लाई देखो क्या आया, स्टैंडर्ड क्वेरी रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स आया। जो रिकॉर्ड मांग रहे थे आप, ए यानी आईपी वर्जन 4 का मांग रहे थे youtube.com का, तो उसने बोल दिया भाई साहब इसका आईपी क्या है, तो इसने बता दिया। ऐसे ही मेरे कंप्यूटर में देखो, आप देखो एक और नीचे वाली और चीज देखो। ऐसे ही इस पीसी ने, यानी 192.168.0.101 ने एक पैकेट भेजा है वापस, किसको भेजा? 8.8.8 को, यानी वापस कुछ चीज भेजी डीएनएस के पास। अब क्या भेजा इसने? वही, अब 4 बार ए आ गया youtube.com। पहले एक सिंगल बार ए था, तब आईपी वर्जन 4 आया था। अब क्या भेजा? 4 बार ए और youtube.com। तो ये 4 बार ए ये सिग्निफाई करता है कि अब इसको आईपी वर्जन 6 का एड्रेस चाहिए, youtube.com जहां पे भी चल रही है उसका आईपी वर्जन 6 चाहिए, ठीक है। क्लियर है? तो देखो फिर रिप्लाई आया 8.8.8 का, हमारे लिए जो भी पीसी था, जो सोर्स था, डीएनएस की प्रोटोकॉल चल रही थी, ये रिप्लाई आया कि भाई साहब जो आप आईपी वर्जन 6 मांग रहे थे youtube.com का, उसका यहाँ पर आईपी एड्रेस क्या है? ये आईपी वर्जन 6 का एड्रेस है यहाँ पर, जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल मत घबराइएगा जब आईपी वर्जन 6 पढ़ाऊंगा, नॉट टुडे, सरल है ये, ठीक है। डन। तो ये सारी चीजें हैं हमारी डीएनएस के, जब पैकेट कैप्चर करते हो तो आपको ये चीजें मिलती है, ठीक है। तो जो आपका डीएनएस का ए रिकॉर्ड होते हैं वो किस लिए होते हैं? नाम को किससे मैप कराने के लिए? आईपी वर्जन 4 एड्रेस ऑफ दैट डोमेन नेम, ठीक है। ऐसे ही 4 बार ए हो तो वो क्या हेल्प करता है हमारा? ये एड्रेस फाइंड करने में। डन है, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या बताया सर इन्होंने, रिमेंबर, याद रखना, डिवाइस विल सेव डीएनएस सर्वर का जो रिस्पॉन्स आता है कहां पर स्टोर करता है ये? हमारे उस भी पीसी के लोकल डीएनएस कैश, कैश मेमोरी में। तो कमांड क्या होती है कैश मेमोरी में देखने की? आईपी कॉन्फ़िग डिस्प्ले डीएनएस। इस कमांड से आप देख पाओगे अपने सिस्टम का कैश मेमोरी, डीएनएस की सिर्फ, ठीक है। दिस मीन, जो क्या होता है, यानी दिस मीन कि आपको हर बार आईपी एड्रेस नहीं मांगना होता। एक बार अगर आपके कंप्यूटर को डीएनएस facebook.com की आईपी नहीं पता, तो वो डीएनएस सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा, आईपी लेके आएगा, और उसके बाद कहां सेव करेगा रवि जी? कैश मेमोरी में। और जब कैश मेमोरी में सेव सेव हो गया, तो बार बार हमें डीएनएस को रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। चलो, तो एक तो हमने बना दिया। अब आप अपनी कंपनी में अपने राउट, अब आपकी कंपनी है भाई, अब उसमें आपको PC1 PC2 आपको कुछ ऐसे रिकॉर्ड करने की, भाई मेरे कंप्यूटर में, मेरे कंपनी में 50 बंदे हैं, मैं चाहता हूँ कि गूगल के डीएनएस सर्वर के पास ना बनाऊं, मैं अपना ही खुद का डीएनएस सर्वर बनाऊं, तो बना सकते हैं हम खुद का डीएनएस सर्वर भी। पर जो आईपी हम अपने नेटवर्क में देंगे डीएनएस सर्वर के लिए, वो किसकी आईपी देंगे? जो हमने डीएनएस सिस्टम बनाया अपने नेटवर्क के अंदर। तो देखो
हम अपने राउटर को भी डीएनएस सर्वर बना सकते हैं। कॉन्फ़िगर R1 टू एक्ट एज अ डीएनएस सर्वर। तो क्या कमांड है, कमांड भी लिखते रहिएगा यहाँ पर। R1 पे जाएंगे, आईपी डीएनएस सर्वर, पहले तो ये कमांड डाल देंगे तो मेरा राउटर क्या बन जाएगा, एक तरीके से डीएनएस सर्वर भी उसमें बन जाएगा और काम उसमें ऐड हो जाएगा। राउटिंग तो करेगा करेगा, उसको एक और काम बोल दिया भाई साहब, अब आप डीएनएस की क्वेरी भी रिजॉल्व करोगे। क्या करोगे, क्वेरी भी रिजॉल्व करोगे। तो ये आगे का भी लिखना कि R1 के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला रहा हूं आईपी डीएनएस सर्वर, ये स्पेस है इनके बीच में, ठीक है। अब डीएनएस सर्वर तो बना दिया, बट डीएनएस सर्वर बनाने से कुछ नहीं होता, आपको उसके अंदर एंट्रीज करवानी पड़ेगी। youtube.com की आईपी ये है, PC1 की आईपी ये है, PC2 के, ताकि आपके जब कंप्यूटर PC1 को पिंग करे, उनको आईपी ना पता हो PC1 की, तो वो डीएनएस सर्वर के पास अगर वो आईपी होगी PC1 के नाम से, तो वो उनको सेंड कर देंगे, भाई PC1 की आईपी ये है, अब तुम डेटा भेज दो PC1 को। ठीक है रवि जी, जैसे कल हम ECL से ब्लॉक कर रहे थे ना, याद है, PC1, हम पिंग PC1 कर रहे थे और वहां पर वो पिंग नहीं हो रहा था क्योंकि हमने डीएनएस ब्लॉक कर रखा था, याद है ना। देखो, अब आप इसमें क्या कर रहे हो, अब यहाँ पर देखिए, अब आप डीएनएस सर्वर तो बना दिया, अब उसके अंदर एंट्रीज डलवा रहे हो कैसे, देखो मैं ग्लोबल मोड में ही हूँ, क्या कमांड डाल रहा हूँ, आईपी होस्ट R1 नाम बता दिया, R1 की आईपी क्या है, ये है आईपी होस्ट, PC1 ले दो यहाँ पर यहाँ PC1 ले लेना, ठीक है, समझ रहे हो, PC1 की आईपी ये है, PC2 की आईपी ये है, मतलब आईपी होस्ट कमांड के बाद आप डालोगे नाम और उसका आईपी एड्रेस, डोमेन नेम और आईपी एड्रेस, डन है। तो ये सारे रिकॉर्ड मेरे डीएनएस सर्वर के अंदर आ जाएंगे। अगर मेरे और मैंने अपने नेटवर्क में जो मेरा R1 ही है, मैंने उसको डीएनएस सर्वर बना रखा है, तो डिफॉल्ट गेटवे भी सेम होगा और R1 डीएनएस सर्वर भी सेम होगा। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी मेरे डीएनएस सर्वर यानी R1 के पास जाएगी, अगर मैंने पिंग पीसी R1 किया, PC2 किया, समझ रहे हो ना। तो वो पहले आईपी एड्रेस फाइंड करके देगा मुझे, जो भी एसोसिएटेड डोमेन नेम के साथ होगा, और फिर मेरा डेटा जाएगा उस डोमेन नेम यानी सर्वर के पास जिसकी भी वो आईपी है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है डीएनएस सर्वर दैट R1 विल क्वेरी इफ रिक्वेस्टेड रिकॉर्ड एंड फाइंड, अब सर यार मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में थोड़ी पता है कि facebook.com की आईपी क्या है, ये आईपी आपको पता है चेंज होती भी रहती है। अभी facebook.com एक अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है, तो उसको आईपी उसी नेटवर्क की मिली होगी। अब वो जब वो अपने नेटवर्क आईएसपी से दूसरे आईएसपी से, उसने दूसरे आईएसपी कनेक्ट कर ली, अब उसने पहली वाली को हटा के कोई और अच्छी वाली ले ली, तो अब जो ये वाली आईएसपी है इसके पास अलग आईपी होगी, तो आपकी आईपी चेंज होती रहती है। अगर क्या हुआ देखो, क्लियर है, देखो, अब बताओ, जब मैंने अपनी कंपनी में क्या किया, मैं नेटवर्क बना रहा हूँ, सुनिएगा। एक डीएनएस सर्वर गूगल का भी इंटरनेट से कनेक्टेड है मानता हूँ, ठीक है, और मेरा नेटवर्क भी है। हमने क्या किया, अभी अपने नेटवर्क के लिए R1 के इस वाले इंटरफेस को भी डीएनएस सर्वर बना दिया, और इस पीसी को जो डीएनएस सर्वर की आईपी बताई है, ये वाली बताई है, गूगल की नहीं बताई। तो इसके पास पूरे विश्व के सारे रिकॉर्ड थोड़ी होंगे, तो इसने हमने क्या किया, अगर इसके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो हमारे कंप्यूटर को चाहिए, किसी भी कंप्यूटर को चाहिए, तो एज अ बैकअप के लिए क्या करता है, ये एक जो हमारा डीएनएस होता है ना, जो गूगल का डीएनएस होता है, उसके पास डेटा चले जाए, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि देखो फर्स्ट टाइम पे अटेम्प्ट करे R1 से पूछने का, अगर R1 को नहीं पता तो क्या करेगा वो, वहां पर अगर आईपी नहीं मिलेगी तो सर आप डेटा भेज ही नहीं पाओगे, पहली बात, आईपी नहीं मिलेगी, डेटा भेज ही नहीं पाएंगे। तो हम ऐसा टाइम, ऐसे सिनेरियो ना हो तो हम क्या करते हैं, ऐसे बैकअप के लिए गूगल के डीएनएस सर्वर को भी हम रखते हैं, कि जब इसके पास ना हो, तभी डेटा भेजना कहाँ पर, गूगल के डीएनएस सर्वर के पास। तो वो चीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, R1 को बताना पड़ेगा भाई साहब आईपी नेम सर्वर 8.8.8, कि अगर R1 के पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं है तो किसके पास भेज दे, 8.8.8 आईपी नेम हाइफन सर्वर 8.8.8, ठीक है। तो ऊपर जो चीज लिखी हुई है इसको लिखने के बाद ही कमांड डालिएगा ये,
क्या बता रहा है ये, ठीक है। कॉन्फ़िगर कर रहे हो डीएनएस सर्वर दैट आर1 विल क्वेरी, आर1 तभी क्वेरी करेगा जब उसके पास रिक्वेस्टेड रिकॉर्ड उसकी टेबल में नहीं हो, तब वो गूगल के डीएनएस सर्वर के पास पिंग करे, ठीक है, क्लियर। और देखो फिर हम डालते हैं आईपी डोमेन लुकअप। अरे यार याद करो, आप कुछ भी जब गलत कमांड लिखते थे तो हमारे पास ना ट्रांसलेटिंग, आपने कन्फिग टी डालना था, आपने कुछ भी गलत स्पेलिंग डाली और उसके बाद आता ना ट्रांसलेटिंग, कुछ टाइम के लिए आपका कंप्यूटर कर नहीं पाता वो, देखा आपने एक्सपीरियंस किया है वो चीज, 1-2 मिनट तक नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि आप जब गलत कमांड डालते थे तो होता क्या था, आपके वो सिस्टम को ना ये वाली कमांड चल रही होती है, आईपी डोमेन लुकअप। कोई भी नाम आ जाए तो एक बार उसकी आईपी चेक कर लो, तो आप वहां पर कन्फिग जो भी कभी गलत स्पेलिंग डाल देते हो उसमें होता है कोई क्या डोमेन नेम है ये जिसकी तुम आईपी मांग रहे हो, तो वो डीएनएस सर्वर के पास पहले रिकॉर्ड चेक कर रहा होता है, फिर वो ट्रांसलेटिंग दिखा रहा होता है, उसे नहीं मिलता तब एरर शो करके वो आप उससे एग्जिट हो जाते हो, क्लियर है। तो हमें अगर वो चीज बंद करनी है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर बस आगे नो लगाना है, नो आईपी डोमेन लुकअप। बट अगर आपने ये बंद कर दिया तो अब क्या होगा, आपका आर1 कोई डोमेन नेम को रिजॉल्व नहीं करेगा, पहली बात, किसी भी डोमेन नेम को रिजॉल्व नहीं करेगा आपका आर1, क्लियर, गुड। तो देखो ये सारी कमांड्स हमने पढ़ ली है अभी तक, यहाँ तक पढ़ते हुए आए हो। जब आप पिंग करते हो इस आईपी एड्रेस में तो आप ये बता सकते हो कि कितने नंबर की आपको पिंग करने हैं। बाय डिफॉल्ट आपके 4 ही पिंग होते हैं, आप चाहते हो कॉन्टिन्यूस चले तो टी लगा देना आप यहाँ पर, एन की जगह हाइफन टी लगा देना तो चलते रहेंगे वो। आप बोलो 10 बार पिंग करे तो एन के बाद सॉरी हाइफन 10 लिख देना, तो वो 10 बार पिंग करेगा आपका कंप्यूटर, ठीक है, मतलब हाइफन एन और 10 लिख देना। हाँ, चला के देखते हैं, 10 बार पिंग करवाते हैं कोई लोग। तो पहले मैंने पिंग किया पिंग google.com, तो 4 बार पिंग करता है ये बाय डिफॉल्ट, 4 बार मैसेज भेजेगा, 4 बार रिस्पॉन्स देगा। मुझे ज्यादा बार कंटिन्यूस पिंग करना है तो हाइफन एन और 10 लिख दूंगा। अब देखना, कितनी बार पिंग किया, 10 बार। 32 बार लगता है वो, पता नहीं 32 बिट कहाँ जा रही है। रिक्वेस्ट वो लगती है ना, एक बार ड्रॉप होता है फिर जाता है, वो बस जो दिखाता रहता है। इसमें आज एक बहुत गलत कमांड हो गई थी तब। इसको किस में आया था, सीएलआई में आया था या फिर यहाँ पर आया था काफी सी कंप्यूटर में। तो उसका कॉन्टिन्यूस चलने वाला सिनेरियो होगा पिंग करने के बाद, वैसे कॉन्टिन्यूस नहीं होता, उनके भी 4-5 ही होते हैं, बट हम ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है रविंद्र जी। और जो प्रॉब्लम होती है ना, बट थोड़ा सर्च किया करो कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उसकी रिसर्च मिलेगा जरूर। वो प्रॉब्लम आपके साथ ही नहीं होगी, किसी न किसी के साथ पक्का हुई होगी, ठीक है। और ये हमने ये सारी कमांड हमने राउटर्स में चलाई थी कि इससे इस कमांड से क्या होता है रविंद्र जी, हमारा राउटर क्या बन जाएगा, ठीक है। और इन कमांड से क्या होता है, इस कमांड से आईपी होस्ट फिर आर1 और आईपी आर1 की आईपी बता दी, तो ये क्या हो रहा है, एंट्री करवा रहे हैं डीएनएस सर्वर के डेटाबेस में, ठीक है। आईपी होस्ट फिर नाम बता दो जिसका भी, जिस नाम से भी लोग सर्च करना चाहेंगे, और फिर वो, तो जो आपने नाम दिया आप वो लोगों को भी बोलोगे आर1, तो आर1 को लोग पिंग करेंगे, तो अगर आईपी होगी डीएनएस सर्वर में आर1 के नाम से, तो वो आईपी एड्रेस भेज देगा हमारे जिस भी पीसी ने उसको क्वेरी का रिक्वेस्ट करी थी, ठीक है। आईपी डोमेन लुकअप से चीजें होती हैं, आपको पता ही है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर यहाँ पर। डीएनएस सिर्फ इतना ही नहीं है सर, मैं चाहूंगा एक बार डीएनएस की आप लोग एडिशनल यूट्यूब वीडियो देखो, ये प्रैक्टिकली पूरी चीजें हैं। इसमें कंसेप्चुअल क्या आता है, इसमें ऐसा होता है, हमारे पास ना बहुत सारे, मैं अगर आपको डीएनएस की एक बार वो दिखाऊं, ये तो सीसीएनए से रिलेटेड है, बट डोमेन सिस्टम थोड़ा और गहराई में है।
हमारे पास क्या है, जो डीएनएस सर्वर है ना उसके पास बहुत सारे रूट सर्वर है। तो देखो यहाँ पर वर्किंग दिखाता हूँ। कोई डायग्राम में हो ना तो दिखाता हूँ मैं। देखो सबसे पहले जो आपका जैसे कि देखो क्या होता है, फ्रॉम आप लोग यहाँ आओ, आपको कोई आईपी चाहिए तो एक हमारे पास डीएनएस का रिकर्सिव रिसॉल्वर होता है। ये बेसिकली जो आपका आईएसपी जो आप मानना आप घर पे हो, आपने इंटरनेट ले रखा है आईएसपी से, जो आपके घर पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसके पास ही आपके पास क्या होता है, डीएनएस रिजॉल्वर होता है। अपने जो उनके यहाँ मेन राउटर होगा ना वो डीएनएस रिजॉल्वर होगा। उसने बहुत सारी आईपी एड्रेस, क्योंकि देखो आप लोगों का नेट का आप सिर्फ आप लोग इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं, उसने आपके एरिया में बहुत लोगों को इंटरनेट दे रखा है। वो 10 चीजें सर्च करते हैं, गूगल के डीएनएस सर्वर से 10 वेबसाइट आती है। तो वो जो वेबसाइट उनके पास भी जा रही है और रिजॉल्वर के पास भी वो स्टोर हो जाता है डेटा। तो आईएसपी के पास रिजॉल्वर होता है। अगर वो आईपी एड्रेस जो आपने जो वो डोमेन नेम आपने सर्च किया जो रिजॉल्वर के पास नहीं है, अगर रिजॉल्वर के पास उस डोमेन नेम से रिलेटेड आईपी एड्रेस होगा, वो तुरंत यहीं से आपके पास सेंड कर देगा। आपको वापस मेन गूगल के A.8 के पता की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर नहीं होगा उस रिजॉल्वर के पास तो वो भेजता है हमारे रूट सर्वर के पास। हमारे रूट सर्वर के पास ना ऐसे देखो 14 अपने पास बहुत सारे वो है। हमारे पास ना रूट सर्वर होते हैं, रूट सर्वर यानी आप .com डॉट देखो सिर्फ .com नहीं, .in है, .edu है, .org है, ये रूट सर्वर्स हैं। अब आपने facebook.com सर्च करी तो वो .edu में सर्च नहीं करेगा, वो पूरी लिस्ट देखेगा .com में कितने भी कौन सी वेबसाइट .com से रिलेटेड है सबकी उसमें चेक करेगा। .com के लिए अलग रजिस्टर मान लो, .edu के लिए अलग रजिस्टर मान लो, .in के लिए अलग मान लो, क्योंकि amazon.com भी और amazon.in भी है। एक ही है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन, बट .com और .in में फर्क समझ रहे हो। जैसे यहाँ पर देखो cloudflare.com आ रहा है, ऐसे ही देखो अमेजोन का मैं समझ amazon.com भी आएगा। देखना amazon.com करता हूँ, .com है, .in में नहीं इंडिया, .इंडिया की वेबसाइट खुल गई जो इंडिया के लिए उन्होंने बना रखी है। और ये .com की पूरे विश्व के लिए, ठीक है। तो वो देखता है कि ये .com वाली रिक्वेस्ट थी या .in वाले के लिए थी, डॉट किसके लिए थी, ठीक है। तो उसी के पास आपकी रिजॉल्व करके वो सेंड करता है। तो एक बार छोटी सी वीडियो देखना, इसमें आपको मिलेगा जरूर डीएनएस के बारे में और अच्छी से नॉलेज, ठीक है। क्लियर है रविंद्र जी, डीएनएस क्या काम कर रहा है। तो ये चीजें है डीएनएस के बारे में। कोई पॉइंट आपने कमांड लिख दी थी यहाँ से, सारी कमांड लिख दी कि कैसे बनाते हैं आईपी ना, कैसे लिख दी वाली कमांड्स। ये पूरी पूरी समरी है कमांड्स की, पीडीएफ के एंड में आपको पूरी समरी मिल जाएगी, एक ब्रीफ, ठीक है। चलो, तो ये है आपका डीएनएस का चीज है। डीएनएस की लैब मैं आपको करने के लिए दूंगा खुद से। अब देखो एक परछाई हमने हमने खुद ऐसे ही बना रखा है, ठीक है। हाँ एक सेकंड दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सर, आपको पहले चीज क्या बोलिए, कॉन्फ़िगर करना है डिफॉल्ट राउट टू द इंटरनेट ऑन R1। डिफॉल्ट राउट कैसे देते हैं बताओ, डिफॉल्ट राउट क्या होता है। डिफॉल्ट राउट होता है हमारा जब आपने किसी, देखो ये आईएसपी का कनेक्शन है, इसमें यानी एक आईएसपी के पास मल्टीपल आईएसपी से भी कनेक्शन होते हैं और उसके खुद का नेटवर्क भी होता है। इसने R1 को बोला अब लिख लेना इस चीज को आप, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफॉल्ट, व्हाट इज डिफॉल्ट राउट और उसकी सीधा कन्फिगरेशन बताओ, ठीक है। आपने डाली हुई आपको याद नहीं आ रही, हम स्टैटिक ही राउटर को बताते हैं। मैं R1 पे हूँ अपने, ठीक है। R1 पे हूँ।
इसकी राउटिंग टेबल दिखा रहा हूँ, डू शो आईपी राउट, देखो तो यहाँ पर ना क्या लिखा हुआ है, गेटवे ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट इज नॉट सेट। इसका मतलब ये होता है यार, आपको पता है राउटर के पास जो भी आईपी आएगी वो राउटिंग टेबल में चेक करता है कि ये इसके नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन है तो नेक्स्ट हॉप के पास भेज दूं। ऐसी कोई भी आईपी आ जाए जिसके बारे में उसे इंफॉर्मेशन नहीं पता, राउटिंग टेबल पे इंफॉर्मेशन नहीं, तो क्या करेगा, ड्रॉप ड्रॉप कर देगा। जो राउटिंग टेबल पे इंफॉर्मेशन होगी वो तो सेंड कर पाएगा, अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगी उस नेटवर्क के बारे में तो क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। रविंद्र जी बिल्कुल सही बोला। तो क्या होता है बॉस, हम ना राउटर को बोलते हैं भाई साहब अगर तेरे पास राउटिंग टेबल पे इंफॉर्मेशन ना हो ना, कोई परेशानी नहीं, तेरे पास कोई ऐसी आईपी है जिसके बारे में तेरे को नहीं पता, जिसका सबनेट मास्क तेरे को नहीं पता, तो फिर भी नेक्स्ट हॉप के पास भेज दियो। तो नेक्स्ट हॉप हमने बोला आईएसपी के पास क्या पता उसके नेटवर्क के बारे में हो, तो डिफॉल्ट राउट ऐसे देते हैं। देखो अभी देखना, लास्ट गेटवे ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट यहाँ पर इज नॉट सेट। अभी देखना मैं डिफॉल्ट राउट डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर देखना आईपी राउट, कमांड देखना फिर लिखना आईपी राउट 0.0.0.0। ऐसी कोई भी आईपी हो जिसको तेरे को इसके बारे में ना पता हो, उसका कोई भी सबनेट मास्क हो 0.0.0, तो नेक्स्ट हॉप के पास भेज देना। नेक्स्ट हॉप हमारे यहाँ पर क्या है, R1 से लेके ये रहा जो यहाँ पर कनेक्शन है, एक बार यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हॉप हमारा क्या है, 203.0.2। जीरो तो नेटवर्क आईडी है, यहाँ पर राउटर है, यहाँ पे इंटरनेट दिखा रहा है बट एक्चुअली राउटर है यहाँ पर। ठीक है, नेटवर्क है बहुत बड़ा, तो उसको शॉर्ट में इंटरनेट लिख दिया यहाँ पर, क्लाउड बना के, डन है। तो अब देखना जब मैं वापस राउटिंग टेबल देख रहा हूँ यहाँ पर क्या आ गया, देखो यही है आपका डिफॉल्ट राउटर। और देखो यहाँ पर स्टैटिकली एक चीज आ गई, 0.0.0.0, जिसका स्लैश जीरो हो, नेक्स्ट आप क्या भेज देना यहाँ पर। इसका मतलब यही है, डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर दिया आपने। क्या कर दिया है कि भाई अगर आपके नेटवर्क में कोई ऐसी R1 के पास कोई ऐसा पैकेट आता है जिसके नेटवर्क के बारे, डेस्टिनेशन के नेटवर्क के बारे में उसकी राउटिंग टेबल पे इंफॉर्मेशन ना हो, वो ड्रॉप कर देगा अगर राउटिंग टेबल में ना हो। बट एक चीज हमेशा मैच होगी यहाँ पर, देखो ये 0.0.0, यानी आपने बताया कि कोई भी आईपी हो तेरे को नहीं पता भाई, अब आपको नहीं पता तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, 0.0.0.0। आईपी के लिए 4 बार जीरो, सबनेट मास्क के लिए 4 बार जीरो, और नेक्स्ट हॉप तो आपको पता ही बताना पड़ेगा। डन है रविंद्र जी, ठीक है। अब इन्होंने बोला कॉन्फ़िगर करो PC1 PC2 PC3 टू यूज 1.1.1.1 एज द डीएनएस। ठीक है, 1.1.1. मतलब बना देते 1.1. को जो PC1 है यहाँ पर इनको कर देते हैं लोग। अभी डीएनएस सर्वर की आईपी दे रही है यहाँ पर, यहाँ पर दे देते हैं आपको 1.1.1.1। ठीक है, ऐसी PC2 इन सबकी आईपी डिफॉल्ट गेट पर, सॉरी डीएनएस सर्वर बताते हुए चलते हैं। ठीक है, तीनों को मैंने बता दिया कि 1.1.1. हमारा डीएनएस सर्वर है, गूगल का नहीं बोला 1.8. अच्छा देखो ये रहा, ये सर्वर है यहाँ पर, इंटरनेट में गई 1.1.1.1 डीएनएस सर्वर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, और अब क्या करो, कॉन्फ़िगर करो R1 टू यूज 1.1.1 एज डीएनएस सर्वर। कॉन्फ़िगर करो R1 को कि भाई साहब तू किसको बनाएगा, R1 क्या करें, R1 यूज करे 1.1 को डीएनएस सर्वर। तो मैंने अभी आपको पीडीएफ में बताया था एक चीज, क्या बताई थी आप, जब भी क्या आप R1 को बोलोगे भाई साहब तू 1.1.1 के पास भेजो, तेरे पास कोई भी डीएनएस की क्वेरी आती है तो। ठीक है, तो देखो वो कैसे बताना पड़ेगा, कमांड बताई थी मैंने आपको, कमांड देखो लिखी हुई है आपने, आईपी डोमेन सर्वर लिखा हुआ है। कमांड याद आ गई, बहुत बढ़िया। देखो ग्लोबल में डालेंगे क्या, आईपी, अरे इस पे डीएनएस सर्वर बन जाएगा वो।
ये वाली। R1 को बताओ कि अगर तेरे पास कोई क्वेरी आती है डीएनएस की जो तेरे पास रिकॉर्ड में ना हो तो किसके पास भेज देना। यहाँ पर तो 8.8 लिखा हुआ है, हम यहाँ पर लाएंगे आईपी नेम सर्वर 1.1. रविंद्र जी बिल्कुल सही। ठीक है, आईपी नेम सर्वर क्या हमारा, इसके पास भेज देगा वो। डन है, दूसरी चीज कर दी हमने। ठीक है, कॉन्फ़िगर होस्ट एंट्री ऑन R1 फॉर R1 PC1 PC3 PC2। इसने बोला एक काम करो तुम R1 को भी डीएनएस सर्वर बनाओ, तो R1 को डीएनएस सर्वर बनाने की कमांड क्या होती है, आईपी आईपी डीएनएस। तीन तो बड़ी बन रहा है यहाँ पर। इसमें शायद से ये वाली कमांड नहीं है। ठीक है, आईपी होस्ट नहीं इसमें पहले डीएनएस सर्वर डालेगा ना, तो उठा के देखते हैं आईपी होस्ट। फिर इसने बोला होस्ट R1 R2 R3 क्या R1 की आईपी क्या दे रखी है हमने, R1 के इंटरफेस की आईपी क्या है 192.168.0.250। चलो ठीक है, एक एंट्री डाल दी, फिर दूसरी एंट्री डाल रहा है इसके अंदर आईपी होस्ट TC1। कैपिटल में लिखना तो कैपिटल ही मानेगा वो, ठीक है 192.168। ठीक है, फिर PC2 की आईपी डाल देंगे यहाँ पर। ऐसे ही हम एंट्री डाल रहे हैं अपने डीएनएस सर्वर के अंदर जो राउटर को बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। पिंग PC1 बाय, ऐसे काम नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी वो कमांड चली नहीं यहाँ पर, ऐसे ही चल रहा है। अब देखो पिंग करने के बाद उसने R1 डाला, उसको नहीं पता कि भाई आईपी क्या है, तो वो देख रहा है 1.1.1.1 पे हो, क्योंकि डीएनएस सर्वर हमने 1.1.1 डाला हुआ है। नहीं हुआ ये, एक सेकंड दीजिएगा। हम्म, एक सेकंड, R1 पे ना पहले डोमेन सर्वर बनाना पड़ेगा।
इसमें ना डोमेन सर्वर वाली कमांड नहीं है सार1 पे, तो ये बन नहीं पाएगा अभी। बट हम ये जो हमारा सर्वर है ना, इसमें डीएनएस की सर्विस है, इसमें डाल सकते हैं हम। देखो डीएनएस सर्विस में जाएंगे अपन, बट अरे नहीं नहीं, हमने आईपी वहां पर ना डीएनएस सर्वर की डाल रखी है, ठीक है। और हमने डीएनएस सर्वर को बताया ही नहीं, ये जो डीएनएस सर्वर है, 2 मिनट को, इस डीएनएस सर्वर के अंदर कोई एंट्री है ही नहीं, तो एंट्री ऐड करनी पड़ेगी ना यहाँ पर। वो भेजेगा आर1, आर1 को हमने बता दिया भाई साहब तू भेजियो वहां पर रिजॉल्वर के पास, जो तुम्हारा एक्चुअल में सर्वर है, बता दिया। बट इस सर्वर के अंदर कोई आर1 की एंट्री है, आर1 पीसी1, तो एक बार यहाँ पर एंट्री करवाएंगे तो चल जाएगा सर। देखो जैसे कि यहाँ पर पहले नाम दे देंगे आर1, और आईपी दे देंगे उसकी 192.168.0.254, ठीक है। ऐड होगी यहाँ पर, ठीक है। ऐसे में यहाँ पर दे रहा हूँ PC1, स्मॉल में लिखा हुआ है, और अरे यहाँ आएगा नाम PC1, और यहाँ पर आएगा एड्रेस 192.168.0.1, ऐड कर दिया, ठीक है। ये मैं डीएनएस सर्वर पे काम कर रहा हूँ, मेन डीएनएस सर्वर पे जो आपकी कंपनी में होगा, ठीक है। PC2, उसमें नाम दे देंगे 192.168.0.2, ऐड PC3 192.168.0.3। पहले यहाँ पर youtube.com का सर्वर था, उसकी आईपी बता रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर बस अब देखो PC2 से पिंग कराऊंगी, PC2 को मैंने बता रखा है पिंग PC1। क्यों? क्योंकि उसकी डीएनएस सर्वर, इसका क्या है देखो, इसका डीएनएस सर्वर हमने क्या बता रखा है इसे। अब चाहे देखो, अभी तो मैंने ऐसे कर रहा हूँ ना, मैंने PC2 को डीएनएस सर्वर क्या बताया था, क्या आईपी दी मैंने डीएनएस सर्वर की, तो वो सारी रिक्वेस्ट सीधा पहले वहां भेज रहा है। अब मैं देखो सिमुलेशन मोड में दिखाऊंगा आपको, पहले डीएनएस की मैसेज जाएगा फिर जाएगा। PC3 के पास तो डीएनएस रिकॉर्ड किसी का आईपी भी कैश मेमोरी में होगा ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर IP config /display डीएनएस डालूंगा तो क्या आ रही कमांड, अरे इनवैलिड होनी चाहिए। यहाँ पर देखना, यहाँ पर डीएनएस वगैरह डाला हमने 1.1.1 जो दे रखा है, तो एक बार पिंग करवा के देखते हैं इसको। सिमुलेशन मोड में क्लिक करता हूँ, आपको दिखेगा उस पर रिकॉर्ड आते हुए। पिंग PC1 कर रहा हूँ मैं अभी, सिर्फ अपने नेटवर्क में कर रहा हूँ। तो तुरंत देखो 2 मैसेज हुए, एक आर्प का मैसेज जनरेट होगा और एक किसका होगा, पहले डीएनएस का हुआ जो आप कर रहे थे, और उसने बोला भाई डीएनएस से पहले मुझे डिफॉल्ट गेटवे की आईपी ला के दो यार। आर्प किस लिए होती है, मैक एड्रेस फाइंड करने के लिए, तो बहुत सारी प्रोटोकॉल एक साथ काम कर रही होगी। पर इतने राउटर 1 का आर्प का आर्प मैक एड्रेस लेके आया, फिर डीएनएस वाली रिक्वेस्ट भेजी आर1 के पास, आर1 वो पैकेट अब राउटिंग करवाते करवाते पहुंचाएगा वो मैसेज जो भी था डीएनएस सर्वर के पास, कि भाई साहब जिसकी भी आईपी चाहिए थी, PC1 की आईपी चाहिए थी ना, वो देखो गया डीएनएस। अब डीएनएस सर्वर से वो आईपी मिली, उसकी अगर रिकॉर्ड में होगी तो जिसमें उसने आईपी रिप्लाई कर रहा है, वो रिप्लाई आएगा PC, देखते रहिएगा, PC3 के पास। तो अब एक जो ओरिजिनल अब मैसेज था वो जाएगा PC, जिस भी PC के लिए था वो, देखो ब्रॉडकास्ट हुआ तो सिर्फ अब उसने भेजा, क्योंकि जब उसे आईपी पता चल गई, ठीक है। ऐसी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर देखो ऐसी मैं youtube.com सर्च करता हूँ गाइस, ठीक है। ये हमने youtube.com ने यहीं पर एक सर्वर बना रखा है अपनी लैब में, देखो एक नाम दे रखा है बस youtube.com है, ताकि आपको लगे कि youtube.com है, और उसके पीछे एक आईपी एक सर्वर है, उसमें youtube.com चल रहा है, ठीक है। तो रविंदर जी देखो पिंग करते हैं यहाँ पर youtube.com को, तो वापस क्या होगा, डीएनएस की रिक्वेस्ट जाएगी youtube.com के लिए, ये डीएनएस की रिक्वेस्ट गई। एक सेकेंड, तो बहुत सारे मैसेज चल रहे हैं STP के।
इसने फर्स्ट टाइम में फाइंड कर लिया होगा एक्चुअली। कमांड इनवैलिड। कुछ कमांड यहाँ पर सपोर्ट नहीं करती है जो रियल डिवाइस में काम करती है, ठीक है। जैसे ये कमांड हम यहाँ टाइप कर रहे हैं, बट जब मैं रियल डिवाइस में टाइप करूंगा तो वो वही काम IP config स्लैश डिस्प्ले DNS। तुम्हें बस रिकॉर्ड आ रहे हैं, यहाँ पर शो नहीं कर रही, बट वो ठीक है, करनी चाहिए वैसे यार। यहाँ पर पैकेट ट्रेसर का ग्लिच है, क्या पता इसमें वैलिड ही ना हो। ठीक है, क्लियर रविंद्र जी। तो बस अब यही करना था। एक चीज, तो youtube.com के पास सर्च दिखाते हैं वरी करके, क्या हो गया। PC1 की IP पर वापस चेंज कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर एक चीज गलत करी हुई थी। 1.1.1, ठीक है। अब इससे youtube.com को सर्च करके दिखाएंगे। जो DNS की रिक्वेस्ट गई, वो DNS, क्योंकि उसने पहले यहाँ पर DNS सर्वर के पास डेटा भेजा, तो उसे आर्क DNS का मैक एड्रेस पता है। तो सीधा क्योंकि उसके पास फर्स्ट टाइम पे क्या नहीं पता होगा, youtube.com का IP एड्रेस। तो फर्स्ट टाइम पे उसने वो क्या करा, DNS के पास रिक्वेस्ट भेज रहा है, और रिक्वेस्ट आया IP एड्रेस का, इसमें IP एड्रेस आ रहा है जिसमें youtube.com से रिलेटेड है। अब वो भेजेगा जो ओरिजिनल पैकेट youtube.com के पास भेजना था, ठीक है। ये देखो कहाँ गया, youtube.com। ऐसे ही इंटरनेट काम कर रहा होता है। फर्स्ट टाइम पे DNS मांगा है ना इसने, चलो एक बार वापस ट्राई करेंगे, देखते क्या दूसरी दूसरी बार में वापस DNS मांगेगा नहीं मांगेगा। ठीक है, क्लियर। बिल्कुल, बिना बिना IP के कोई मशीन नहीं चलती सर नेटवर्क में। जो भी जिस भी नेटवर्क की पार्ट, जिस भी नेटवर्क से यहाँ पर ले रखा होगा सर, जैसे हमने यहाँ पर नेटवर्क ले रखा है, हमने IP, हमें IP जो मिली है जिस नेटवर्क से हम IP, जिस नेटवर्क से हमने नेटवर्क ले रखा है, उसी नेटवर्क की IP मिली है। तो देखो यहाँ पर youtube.com पे नेटवर्क दे रखा था, तो हर सर्वर पे IP चलती है रविंद्र जी, और वो नेटवर्क से कनेक्टेड है तो, ठीक है। यहाँ पर ये IP दे दीजिए। ऐसे ही यूट्यूब सर्वर जहां पे भी चढ़ा होगा, उस नेटवर्क की IP यूट्यूब सर्वर youtube.com को मिली होगी। क्लियर है। देखो फर्स्ट टाइम पे इसे IP मिल गई होगी, तो एक बार देखते हैं सेकंड टाइम पे क्या ये वापस DNS की रिक्वेस्ट भेजेगा। भेज नहीं, रियल टाइम पे तो नहीं भेजते, क्योंकि इसके पास इसकी कैश मेमोरी में वो चीज आ गई होगी। ये भेज रहा है क्योंकि इसके अंदर कैश मेमोरी नहीं है, जो पैकेट ट्रेसर है ना, ये भेजे जा रहा है। क्लियर है। फर्स्ट टाइम पे आ गया तो वापस हमें कुछ टाइम के लिए वापस DNS की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है। दिस इज डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। और इसने ये बोलते हैं सिमुलेशन मोड से आप देखो PC1 को पिंग करोगे youtube.com को, तो कैसे जा रहा है ट्रैफिक, तो एनालाइज करो। तो ये रहा पूरा आपका DNS, ठीक है। समझ में आया। ये टॉपिक ओवर यहाँ पर आपका। CDP और LDP ये पढ़ाएंगे, जाएंगे नहीं आज, थोड़ा सा और पढ़ाएंगे। कर लो कर लो। रवि जी समझ में आया, थोड़ा थोड़ा। एक बार इसकी जाती है थोड़ा, पहली बार समझने में थोड़ा बहुत ही आता है, जब ऐसे वापस पढ़ोगे मन में तब और थोड़ी कठिनाई होगी, बट दिमाग में चीजें बैठेंगी। फिर इसे एक बार आज आज कोशिश ही करना कि DNS के बारे में पूरे दिन देखो कुछ ना कुछ, ब्रेक लो, आधे घंटे बाद वापस DNS देखो, वही चीज पढ़ रहे हो किसी और वीडियो से पढ़ो, कुछ नेट में पढ़ से करो। हाँ हाँ मिल जाएगी। समझ में आ गया, यहाँ पर कंफ्यूजन आ गई, कमांड चलाना आ गई, कर दोगे आप। अब आज का पूरे दिन का टास्क आपका यही है कि जब भी उठो, जब भी मन करे, थोड़ा थक गया और अपने आप को थोड़ा लगाना है कि काम करना है, तो DNS के बारे में ही देखना है।
छोटा सा टॉपिक और है, इसको करते कवर। बहुत सरल है ये भी, कठिन मत, परेशान मत हो ना। यार मेरे साथ भी वही सीन है रवि जी, जैसा आपने है ना नेट्टो, मेरे साथ भी पहली बार बताऊं तो आ रहा है, नींद भी आ रही है, कर भी रहे हैं, फिर वहां फिर लगता है कि यार करना तो पड़ेगी मेहनत। फिर दूसरी बार पढ़ते हैं तो वहां पर कठिनाई हो रही थी, तो उसमें थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ते हैं, समय ज्यादा लगता है बट कोई नहीं। बिल्कुल नहीं आनी चाहिए एक बार में यार, वो आपको जो लैब में टाइम, बोलो बोलो। दूसरी बार में थोड़ी थोड़ी आती है, फिर तीसरी चौथी बार कुछ समझ आ रहा है भाई ये हो रहा है। अभ्यास, अपने आप को बोलो, कोई शर्माने वाली बात नहीं है भाई, जिंदगी में थोड़ी कि नहीं आ रहा समझो तो भाई पढ़ेंगे नहीं, वो करना है, हार नहीं मानना। तो एक बार में आपको पता है 3 बार में तो आता ही है, तो अपने को टास्क दो, पहली बार में आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो अब दूसरी बार भी ऑप्शन पता है। 3 बार तो आपने खुद ही सेट करा था अपने लिए क्राइटेरिया, आपके दिमाग ने। अभी तो बोलो, अभी कब कब चर्चा पढ़ रहे हो, तो वो होता है। मैं बोल रहा हूँ, तो बोल रहा हूँ 50-60 भी आ जाए, 40 भी आ जाए ठीक है, फिर वापस पढ़ो कि भाई वो 40 से थोड़ा और बढ़ो, 55 बढ़ जाए, फिर थोड़ा और, जब 55 हो जाएंगे फिर आपको, वही बोल रहा हूँ, जो आपको काम करने में टाइम समय लगेगा ना अभी, वो अधिकतर 5 मिनट का समय है, 5 मिनट में आप पूरा काम कर दोगे जो भी करोगे। बट वो ये जब सीखते हैं तो वही 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे तक जाते हैं, वही 5 मिनट के काम के लिए, समझ रहे हो। तो वही 5 मिनट वाली केपेबिलिटी लेके आनी है, पैसे लेने हैं तो आगे उसी का आप बोलोगे रवि जी को भाई काम लिखवाना है तो इतने पैसे लेंगे, फुल के पैसे, समझ रहे हो। तो सामने वाला ही समझेगा, हाँ भाई बाकी लोग 15 मिनट में कर रहे हैं, बंदा 2 मिनट में कर रहा है, 5 मिनट में कर रहा है, तो क्षमता है इसमें। तो ऐसे ही क्लियर है। एक छोटी सी प्रोटोकॉल और है, छोटी सी प्रोटोकॉल, बिल्कुल छोटी सी प्रोटोकॉल, उसका नाम है CDP एंड LLDP, जो आपका टॉपिक है अब। CDP और एंड, ये दो अलग अलग प्रोटोकॉल है, ठीक है। LLDP, इन दोनों को बोलते हैं हम डिस्कवरी प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? डिस्कवरी का मतलब पता है किसी को? अरे चैनल तो है, मानता हूं, डिस्कवर करना कुछ, डिस्कवर करना। आपने कुछ डिस्कवर किया कि सुमित सर यार ये कंप्यूटर में आप नेटवर्किंग पढ़ा रहे हो, इसमें लॉजिकल पोर्ट्स भी होते हैं, आपने डिस्कवर किया, डिस्कवरी है ये। किसी, ये तो आपने पढ़ के करा है, किसी ने कुछ चीज ऐसी करी जो पहले डिस्कवर नहीं थी। तो डिस्कवर करना, जैसे आप अपने रेवाड़ी से यहाँ पर आए तो आपने रास्ता डिस्कवर किया होगा, खोजना कौन है, कैसे आना है, ये सब चीजें, ठीक है। अब ये दोनों की दोनों कौन सी प्रोटोकॉल है? डिस्कवरी प्रोटोकॉल, CDP एंड LLDP, ठीक है। तो अब देखो इतना समझ में आ गया, इसकी PDF समझोगे तो बहुत सरल। दोनों ही हमारी कौन सी लेयर की प्रोटोकॉल है? हंसी हंसी के साथ खत्म हो जाएगा, देखो लेयर 2 प्रोटोकॉल है दोनों, लेयर 2 की डिस्कवरी प्रोटोकॉल। अब सर इनसे क्या होता है? इनसे ये होता है ना, ये जब आपके नेटवर्क में ये CDP या LLDP चल रही होती है, तो आपके नेटवर्क में जो जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनके बारे में वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता है कि R1 R3 के साथ भी कनेक्टेड है और एक स्विच के साथ भी कनेक्टेड है। अपने नेबर्स के बारे में पता चल जाता है कि भाई आपके नेबर कौन है सर? रवि जी और मैं। ऐसी रवि जी के नेबर कौन है? मैं और आप। तो ये डिस्कवर कर रहे हैं कि इनका नेबर कौन है, मेरा नेबर कौन है। तो नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल होती है। अब देखना यहाँ पर लेयर 2 की डिस्कवरी प्रोटोकॉल है कौन कौन सी? CDP और LLDP। शेयर इंफॉर्मेशन विद एंड डिस्कवर इंफॉर्मेशन अबाउट
नेबर्स यानी कनेक्टेड डिवाइसेस, जो कनेक्टेड डिवाइसेस होंगे उनके बारे में। ऐसा आप इनके कनेक्टेड तो आप जान सकोगे मेरे साथ में कौन बैठा है, रवि, मेरे साथ में कौन बैठा है, सुमित। तो ये चीजें हैं कि साथ नेबर्स को डिस्कवर करने के लिए, नेबर्स को, ठीक है। इसमें कैसे कैसे इंफॉर्मेशन होती है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन नेबर की जान लेते हो आप? नेबर का होस्ट नेम, नेबर का आईपी एड्रेस, और कौन सा डिवाइस है, स्विच है, राउटर है क्या, और भी सारी चीजें। बट मेन मेन चीजें क्या है, आईपी एड्रेस, डिवाइस टाइप और होस्ट नेम। जो सीडीपी है ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, सिस्को की है प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। ये क्या है ये, किसकी है, सिस्को की है, ओपन स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये सिस्को की प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। सीडीपी की फुल फॉर्म ये, सीडीपी सिस्को की बनाई हुई प्रोटोकॉल है। तो ये सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस में ही चलेगी। और जो एलएलडीपी है वो क्या है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, जो IEEE ने बनाई है, और उसको नाम कैसे स्पेसिफाई कर दिया, 802.1 AB। आप बहुत सारे 802.1 पढ़ के आ चुके हो, ऐसे ही एक और नाम ऐड कर लिया आपकी डिक्शनरी में कि भाई एलएलडीपी हमारी ओपन स्टैंडर्ड है, IEEE ने बनाई है। और इसको जो आइडेंटिफाई करने के लिए IEEE नंबर दिया है, स्टैंडर्ड दिया है 802.1 AB। तो क्या यार, लिख रहे हो, लिख रहे हो, लिख लो। तो सीडीपी और एलएलडीपी दोनों ही डिस्कवरी प्रोटोकॉल है। फर्क ये है, सिस्को सिस्को में चलने वाली जो सिस्को के डिवाइस में चलती सपोर्ट करती है, वो सीडीपी है, वो सिर्फ सिस्को में ही सपोर्ट करती है। और एलएलडीपी है वो ओपन स्टैंडर्ड है, सिस्को में भी करेगी और बाकी वेंडर के डिवाइसेस में भी, डी लिंक हो, टीपी लिंक हो, पॉलो ऑल्टो, कोई भी किसी भी अलग वेंडर का डिवाइस उसमें भी सपोर्ट करती है। अब जैसे मैंने बताया था, ये डिस्कवर करती है नेबर के बारे में इंफॉर्मेशन, यानी होस्ट नेम बता देगी, आईपी एड्रेस, और डिवाइस कौन सा है, राउटर स्विच क्या है, लेयर 3 स्विच, ठीक है। अब होता है क्या सर, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है अबाउट द डिवाइसेस जो भी नेटवर्क में है, ये कंसीडर किया जाता है सिक्योरिटी रिस्क। भाई आपको पता कि नेटवर्क में राउटर स्विचेस है, इसका नाम ये है, तो इंफॉर्मेशन मिल रही है, समझ रहे हो? तो इंफॉर्मेशन मिलना भी एक प्रॉब्लम होती है, सिक्योरिटी रिस्क होता है, ठीक है। तो ये इसलिए हम इसे ऑफेंटली यूज नहीं करते, डिसेबल करके रखते हैं सीडीपी और एलएलडीपी को। बट पता होना चाहिए सीडीपी क्या काम करती है, एलएलडीपी क्या, पता आपको डिस्कवर करने का काम पड़ जाए तो आप चलानी पड़ेगी, ठीक है। इट इज अप टू द नेटवर्क इंजीनियर टू डिसाइड इफ दे वांट टू यूज इट और नॉट। अब ये नेटवर्क इंजीनियर के ऊपर होता है कि भाई उसको ये सीडीपी चलानी है या नहीं चलानी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पर देखो R1 और स्विच 1 नेबर थे, एग्जाम्पल है। तो R1 अपने सीडीपी दोनों पे इनेबल था या फिर एलएलडीपी दोनों में इनेबल था। तो यहाँ पर क्या हुआ, R1 ने अपने बारे में बताया, हाय आई एम R1, यानी अपना होस्ट नेम बताया, आई एम राउटर, अपने डिवाइस टाइप बताया, यू आर कनेक्टेड टू माई gig0/1, यानी इसको बताएगा राउटर स्विच 1 को कि भाई साहब तुम मेरे साथ कौन से पोर्ट से कनेक्टेड हो, मेरे gig0/1 से। और इस इंटरफेस में जो मुझे आईपी मिली हुई वो क्या मिली हुई है, ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर। ये तो मैंने आपको बोलचाल में बताया, बट ये प्रॉपर मैसेज फॉर्म में जा रहा होगा, होस्ट नेम ये है, मैं राउटर हूँ, मेरे gig0/1 से आप कनेक्टेड हो, मेरे पे ये आईपी मिली हुई है gig0/1 पे। ऐसे स्विच भी बताएगा, अगर सीडीपी एलएलडीपी इनेबल है, भाई मैं स्विच 1 हूँ, मैं स्विच हूँ, मेरा नाम स्विच 1 है, मैं स्विच हूँ, तुम मेरे से कनेक्टेड मेरे gig0/0 से, ठीक है। ऐसी इंफॉर्मेशन, जो जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी वो अपनी बता पाएगा, डन है। तो ये काम होता है डिस्कवरी प्रोटोकॉल का, डिस्कवर करते हैं नेबर। तो सिस्को की सीडीपी की फुल फॉर्म क्या थी, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, सिस्को की बनाई हुई प्रोटोकॉल है। ठीक है, इट इज इनेबल्ड ऑन सिस्को डिवाइसेस। पहले से इनेबल होती है सिस्को डिवाइस, यानी राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, आईपी फोन एक्सेट्रा, जो भी सिस्को बना रही है उसमें सीडीपी इनेबल होता है बाय डिफॉल्ट।
सीडीपी के जो मैसेज होंगे, अब इनेबल है, जैसे हमारे ओएसपीएफ मैसेज भेजता था, एसटीपी मैसेज भेजता था, ऐसे ही सीडीपी की भी मैसेज आ रहे होंगे ना अपने। हाय आई एम राउटर 1, माय इंटरफेस इज दिस आईपी, ये मैसेज भेजेगा ना अपने सीडीपी में। ऐसे ही सीडीपी भी मैसेज भेजता था पीरियोडिकली, यानी कुछ कुछ टाइम के बाद। और जो एक मल्टीकास्ट मैक एड्रेस में भेजता था, जिस इस एड्रेस में भेजता था मैसेज, यानी R1 जो मैसेज भेजेगा वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या के भेजेगा, ये वाला। तो अगर इस मैक एड्रेस पे किसी स्विच को रिसीव हो रहा है, नेबर को रिसीव हो रहा है, चाहे स्विच हो राउटर हो जिसमें सीडीपी इनेबल था, वो समझ जाएगा ये सीडीपी का मैसेज आ रहा है, वो और उसमें इनेबल होगा तो पढ़ भी लेगा वो। ठीक है। When a device receives a CDP message, it process and discard the information. वो समझता है और वो इंफॉर्मेशन वही डिलीट कर देता है, आगे फॉरवर्ड नहीं करता नेटवर्क पे। ठीक है। तो सिर्फ नेबर की इंफॉर्मेशन शेयर होती है कि नेबर आपके ये है, मेरे नेबर ये है, मेरे नेबर के बियॉन्ड आपको नहीं पता होगा। ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो सीडीपी मैसेज भेजेगा कितने सेकंड में भेजता है, एवरी, जिस भी डिवाइस में सीडीपी इनेबल है वो सीडीपी के जो मैसेज है वो हर 60 सेकंड में भेजता है। 180 सेकंड होता है हमारा होल्ड टाइमर। अगर 180 सेकंड के अंदर उसका सीडीपी का मैसेज नहीं रिसीव हुआ किसी भी डिवाइस को, नेबर को, तो वो मान लेगा मेरा नेबर अब मेरा नेबर नहीं रहा, ये कोई प्रॉब्लम आ गई, इसलिए अब ये मैसेज नहीं भेज पा रहा सीडीपी के। तो वो अपनी नेबर टेबल से क्या, ये जो नेबर के बारे में इंफॉर्मेशन थी वो हटा देता है। If the message isn't received from the neighbor for 180 seconds, the neighbor is removed from the CDP neighbor table. तो CDP के भाई हमारे पास CDP वर्जन 2 चल रहा है आजकल। CDP का वर्जन 2 मैसेज आर सेंड बाय डिफॉल्ट, वर्जन 1 और वर्जन 2। ठीक है। तो क्या कमांड होती है सीडीपी, अगर आपका इनेबल है तो आप ये शो सीडीपी टाइप करोगे ग्लोबल मोड पे किसी भी डिवाइस के जिसमें सीडीपी इनेबल है, तो वहां पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यानी टाइमर और वर्जन कौन सा चल रहा है। ठीक है। शो सीडीपी का ट्रैफिक देखोगे तो वहां पता चल जाएगा कौन कौन से मैसेज आपने भेजे और कौन कौन से रिसीव हुए हैं। ठीक है। शो सीडीपी इंटरफेस, यानी उस इंटरफेस के बारे में बताओ जिसमें भी सीडीपी इनेबल है। बाय डिफॉल्ट हर एक राउटर है, एक स्विच है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हर एक पोर्ट यानी हर एक इंटरफेस में सीडीपी इनेबल होता है। आप चाहते हो सिर्फ ऊपर वाले स्विच के 4 पोर्ट में सीडीपी इनेबल हो, बाकी 4 पोर्ट में इनेबल ना हो, तो आप ये भी करवा सकते हो कि आप चाहते हो सिर्फ ऊपर वाले में सीडीपी इनेबल हो, यहाँ पर सीडीपी ना हो, तो आप ये भी करवा सकते हो। ठीक है रविंद्र जी। और अगर आपको नेबर टेबल देखनी है तो शो सीडीपी नेबर, तो इसमें आपको नेबर की जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर हो जाएगी और नेबर दिख जाएगा, ये नेबर है, R1 नेबर है स्विच 1 का और इस पोर्ट से कनेक्टेड है। डन है। अब आपको नेबर की डिटेल देखनी है तो शो सीडीपी नेबर डिटेल। ठीक है। ये कमांड है, इन चीजों को देख लो। ये कमांड लिख लेना ऊपर से लेके आता है एक बारी, अगर लिख पाओ। ये पॉइंट लिख लो फटाफट सीडीपी के बारे में यहाँ तक। सीडीपी क्या है हमारा, लिख रहे हो, सीडीपी की फुल फॉर्म लिख लीजिए, सिस्को का प्रोप्राइटरी है, लिखते रहो। और यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। सीडीपी जो मैसेज भेजेगा वो हर 60 सेकेंड में भेजता है। होल्ड टाइमर कितना है, 180 सेकेंड है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक। हो गया ये, ठीक है। कमांड लिख लो यहाँ पर एक बारी ज्यादा ही, क्योंकि अब ये सीडीपी हम ऐसे बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए, सीडीपी डिसेबल करके ही रखते हैं। ठीक है। वैसे रफ कॉपी आपकी है दोनों की। और सर अपने शॉर्ट नोट लिख लेना, जरूरी नहीं है पूरी पूरी लाइन लिखो।
और जो आखिरी कमांड है इससे पता चलता है कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक नेबर के बारे में जानना है तो शो सीडीपी एंट्री के बाद उस नेबर का नाम लिख देना, यानी R1 जो भी लिखना है तो आपको मिल जाएगा उस नेबर के आगे। इसी में डन है। अब तो देखो, तो अब बात आती है, अब सर सीडीपी डिसेबल कैसे करना है? आपने बोला सीडीपी सिक्योरिटी रिस्क होता है, ये फलाना ढिमकाना है ना, तो कैसे बंद करना है उसको? तो देखो, पहले से इनेबल होता है तो या तो देखो हमने मैंने यहाँ पर कमांड देखना, नो सीडीपी रन, तो पूरे राउटर या पूरे स्विच के हर एक इंटरफेस में सीडीपी बंद हो जाएगा मैसेज भेजना। ठीक है, अगर आपको किसी इंटरफेस का बंद करना है, मेरे राउटर ये 4, मैं चाहता हूँ सिर्फ ये 2 इंटरफेस में बंद रहे, तो पहले इस इंटरफेस में जाऊंगा और क्या कमांड डालूंगा, नो सीडीपी इनेबल, तो इस इंटरफेस से क्या हो जाएगा, सीडीपी बंद हो जाएगा। फिर इस इंटरफेस में जाऊंगा, नो सीडीपी इनेबल, तो इससे भी बंद हो जाएगा। अब आपको सीडीपी का टाइमर चेंज करना है, तो सीडीपी टाइमर और यहाँ पर सेकेंड्स की जगह अपना नंबर डाल देना, 60 सेकेंड तो 60 सेकेंड, ठीक है, ये कमांड है। होल्ड टाइमर चेंज करना है तो सीडीपी होल्ड टाइमर और यहाँ पर सेकंड चेंज कर देना अपने। हमारा बाय डिफॉल्ट 180 सेकंड होता है, मैंने 90 सेकंड कर लिया, लो तो मेरा वो भी चेंज हो जाएगा। फिर नो सीडीपी एडवर्टीजमेंट वर्जन 2 से क्या होगा, ये डिसेबल कर देगा वर्जन 2 के सीडीपी के मैसेजेस। तो आप सीडीपी बाय डिफॉल्ट हर एक पोर्ट में इनेबल होता है, आप चाहो तो हर एक इंडिविजुअली जिन जिन पोर्ट पे आप इनेबल करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, सब में भी रख सकते हो। किसी पर्टिकुलर पोर्ट से बंद करना है सीडीपी के मैसेज तो आप वो भी करवा सकते हो। क्लियर है? ऐसे ही हमारी सेम काम करता है एलएलडीपी भी, बट ये है IEEE का स्टैंडर्ड, ओपन स्टैंडर्ड है। तो देखो नाम, एलएलडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, IEEE का बनाया हुआ है। ये बाय डिफॉल्ट सिस्को के डिवाइसेस में क्या होता है, डिसेबल, क्योंकि सीडीपी इनेबल है तो इसको डिसेबल करके रखेंगे। आप सीधी बात, तो अगर आपको इसे सिस्को के डिवाइस में इनेबल करना है तो आपको मैन्युअली जाके इनेबल करना पड़ेगा। आप चाहो तो एक डिवाइस में सीडीपी भी चला सकते हो और एलएलडीपी भी, बोथ एट सेम टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चला सकते हैं। ठीक है, एलएलडीपी भी मल्टीकास्ट मैसेज में periodically डेटा मैसेज भेजता है, तो मल्टीकास्ट एड्रेस क्या है उसका, ये जरूर लिखिएगा मल्टीकास्ट एड्रेस, किसी का एग्जाम देने की सोच रहे हैं आप तो गाइस ये बिल्कुल पूछा जाता है, क्योंकि ऐसी चीज याद नहीं रहती इंसानों को, और इन्हीं चीज में मार्क्स काटने का फायदा भी है। समझ रहे हो? तो मैंने डिवाइस रिसीव्स एन एनएलडीपी मैसेज, वो प्रोसेस करता है और डिस्कार्ड कर देता है सीडीपी की तरह, समझता है और डिस्कार्ड कर देता है, आगे फॉरवर्ड नहीं करता। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारा सीडीपी कितनी देर में भेजता है मैसेज, 60 सेकेंड। ये यहाँ पर एलएलडीपी उससे फास्ट था, हर 30 सेकेंड में एलएलडीपी के मैसेज भेजेगा। होल्ड टाइमर कितना है इसका, यहाँ पर वहां पर 180 सेकंड था, यहाँ 120 सेकंड। हमारे पास री इनिशियलाइज डिले भी होता है, यानी आप चाहते हो कि आप तुरंत तुरंत मैसेज ना भेजे, थोड़ा सा डिले ले, तो आप डिले भी यहाँ बता सकते हो। बाय डिफॉल्ट डिले कितना होता है हमारा, 2 सेकंड। तो री इनिशियलाइज डिले का कंसेप्ट सिर्फ एलएलडीपी के अंदर ही है, यानी एलएलडीपी हैज एडिशनल टाइमर कॉल री इनिशियलाइज डिले। ठीक है, इफ एलएलडीपी इज इनेबल तो टाइमर विल द टाइमर विल डिले द एक्चुअल इनिशियलाइजेशन ऑफ एलएलडीपी, यानी जो इनिशियलाइज होने के लिए एलएलडीपी के मैसेज भेजने के लिए वो 2 सेकंड डिले रखेगा फिर भेजेगा। आप डिले भी करवा सकते हो, तुरंत तुरंत नहीं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, बाय डिफॉल्ट आपको पता है एलएलडीपी भी सारे पोर्ट्स में इनेबल होगा, अगर ऑफ होगा तो सारे पोर्ट्स में ऑफ होगा। ठीक है, आप चाहते हो तो इंडिविजुअल पोर्ट्स में भी बंद कर सकते हो या तो सारे पोर्ट्स में भी बंद कर सकते हो। जैसे अगर आपको एलएलडीपी एक्टिवेट करना है, सीडीपी एक्टिवेट करना है तो कमांड क्या आती है, सीडीपी रन, बंद करना है तो नो सीडीपी रन। अब एलएलडीपी रन करना है तो एलएलडीपी, सेम कमांड एज इट इज। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या है, अब आप देखो एक इंटरफेस में ना इसकी खासियत ही है एलएलडीपी की, आप चाहते हो कि सिर्फ सीडीपी के मैसेज जाए, मैं रिसीव ना करूं, मैं भेजू जरूर, मैं रिसीव ना करूं, तो आप ये भी कर सकते हो। आप होता क्या, एलएलडी चाहे सीडीपी और एलएलडीपी हो, वो सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है। एलएलडीपी की खासियत ये थी कि आप कर सकते हो कि सिर्फ भेजू भेजू, रिसीव ना करूं, या तो मैं सिर्फ रिसीव भी कर लूं अगर आप चाहते हो, या तो भेज भी सकते हो, ला भी सकते हो, या तो आप सिर्फ भेजना चाहते हो तो वो भी, ट्रांसमिट करना चाहते हो तो ट्रांसमिट भी कर सकते हो, या तो आप सिर्फ रिसीव करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो देखो इंटरफेस में जानने का है, एलएलडीपी ट्रांसमिट कमांड चला दो तो वो सिर्फ ट्रांसमिट करेगा यानी सिर्फ भेजेगा, और अगर आपने सिर्फ रिसीव कमांड चला दी तो सिर्फ रिसीव करेगा, और दोनों चला दिए कमांड तो सेंड भी करेगा और रिसीव भी करेगा। आप टाइमर चेंज करना चाहते हो 30 सेकंड से, तो आप एलएलडीपी इंटर ग्लोबल मोड में जाके एलएलडीपी टाइमर कमांड डालिएगा और फिर यहाँ पर सेकंड्स मेंशन कर दो। तो बाय डिफॉल्ट 30 से आप इंक्रीज करना चाहते हो इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज करना चाहते हो डिक्रीज। और होल्ड टाइमर हमारा कितने सेकंड होता है, तो आप उसको भी कम ज्यादा करना हो तो वो भी कर सकते हो। कमांड एलएलडीपी होल्ड टाइमर और यहाँ पर सेकंड मेंशन कर देना, डन है। एलएलडीपी री इनिशियलाइज टाइमर 2 सेकंड का डिले होता है, आप उसको भी चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, यहाँ पर सेकंड्स की जगह टाइम को डाल देना। दैट्स ऑल अबाउट योर एलएलडीपी एंड सीडीपी। कमांड्स यहीं पर है, अगर आपको देखनी है एलएलडीपी को कैसे देखना है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो शो एलएलडीपी, जैसे शो सीडीपी था वहां पर शो एलएलडीपी। शो एलएलडीपी ट्रैफिक यानी कौन से मैसेज सेंड किए कौन से रिसीव हुए, वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। शो एलएलडीपी इंटरफेस यानी कौन कौन से इंटरफेस में आपके इनेबल्ड है, ये शो कर देगा। ठीक है, नेबर कौन कौन बने, ये शो एलएलडीपी नेबर कमांड से आ जाएगी। नेबर के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है तो शो एलएलडीपी नेबर डिटेल, तो उस पर्टिकुलर नेबर के बारे में और डिटेल्स मिल जाएगी, नाम, कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है, कौन सा डिवाइस है, और भी सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर एंट्री के बारे में जानना है, किसी पर्टिकुलर नेबर के बारे में जानना है तो शो एलएलडीपी एंट्री और नेबर का नाम। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट सीडीपी एंड एलएलडीपी। तो सीडीपी एलएलडीपी किस काम आता है, सिर्फ नेबर डिस्कवरी के लिए। भाई इसे वैसे हम बंद ही रखते हैं क्योंकि भाई सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम होती है, बट आप इनेबल करना चाहो सीडीपी रन एलएलडीपी रन इनेबल। सिस्को का प्रोप्राइटरी सीडीपी है और ओपन स्टैंडर्ड कौन सा है, दैट्स ऑल। कमांड चलाना बेसिक है इसका, कुछ आपने इतनी कमांड चला दी इतने वाली, ये तो कुछ है ही नहीं कमांड्स, इसको ऐसे मानना, सच्ची मानना, ऐसे लोग, मैं आपको सच्ची बोल रहा हूँ कुछ नहीं है ये कमांड्स। आप लोग एफिशिएंट बन चुके हो, एसीएल बना दी, ये कुछ नहीं है एसीएल के सामने। एसीएल था टफ पार्ट जो आप समझ चुके हो थोड़ा थोड़ा, अगर वो समझ चुके हो तो उसके सामने आपके लिए कुछ नहीं है। क्या वीडियो बनानी उसकी, वीडियो नहीं भेजी उसकी, प्रैक्टिकल की वीडियो है। प्रैक्टिकल की नहीं है, हाँ प्रैक्टिकल की भिजवा दूंगा, बना के आज ही भेज दूंगा बना के टाइम पे, ठीक है, डन है। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीक एज इन थर्सडे। मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, हाँ मेरा छुट्टी है, मैं ऑफ ले रहा हूँ, ठीक है। मैं सर मैं देखो कल तो छुट्टी रहती है मेरी, सैटरडे संडे छुट्टी है मेरी, ले ली मैंने। और मंडे और ट्यूसडे, मंडे का क्रिसमस है वो, उसकी बाय डिफॉल्ट छुट्टी है, ठीक है, ट्यूसडे और वेंसडे छुट्टी ली है मैंने, वेंसडे निकलूंगा वहां से।